आज चेतन जी और प्रदीप जी आपने जो हमें समय दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हमें फीडबैक भी देते रहिए कि इसमें और भी क्या टॉपिक हम लेके आ सकते हैं धन्यवाद धन्यवाद Radio 2000 98.5 FM Community Program सामाजिक हिंदी कार्यक्रम दर्पण आकाशवाणी 2098.5 FM Welcome to the Hindi Show featuring news, interviews, music and community announcements. स्वागत है दर्पण हिंदी कार्यक्रम में आप सुनेंगे समाचार, विचार, संगीत और सामाजिक सूचनाएं। Radio 2000 98.5 FM Multicultural Radio. आज रविवार युगा 5126 कलयुग विक्रम संवत 2082 शुक्ल पक्ष की चतुर्थी 23 नवंबर 2025 है। दर्पण के सुनने वाले सभी श्रोताओं को पूनम की नमस्ते। इस सप्ताह के समाचार इस प्रकार हैं। अदानी ग्रुप चेयरमैन गौतम अडानी ने 21 नवंबर को अदानी ग्लोबल आइडियोलॉजी कॉन्क्लेव 2025 में कहा कि जो सभ्यता राख में भी अग्नि जला दे वही हर युग में नई दुनिया बना सकता है। उन्होंने बताया कि हम सब यहाँ इसलिए मिलते हैं ताकि ज्ञान के दीप जलाएं और भारत धर्म की धारा युग युगांतर तक फैलाएं। गौतम यह भी कहते हैं कि केवल दुनिया में चौथी अर्थव्यवस्था बनना काफी नहीं, बल्कि एक सभ्यता को अपने सांस्कृतिक आत्मविश्वास और पहचान के साथ बढ़ाना जरूरी है। मजबूत सभ्यता की स्टेबल इकोनॉमी और वैश्विक नेतृत्व की नींव है। अदानी ग्रुप की मुख्य कंपनी अदानी एंटरप्राइज लिमिटेड को इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स भारत द्वारा पर्यावरण, सामाजिक और प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक अवार्ड 2025 से सम्मानित किया जाएगा। यह अवार्ड एनुअल लंदन ग्लोबल कॉन्फ्रेंस के दौरान दिया जाएगा। भारत की एजेंसीज को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली। गैंगस्टर बिश्नोई के भाई और गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई को अमेरिका से भारत लाया जा रहा है। ये जानकारी सूत्रों के हवाले से सामने आई है। 200 लोगों को यूएस से डिपोर्ट किया गया है। उनमें अनमोल बिश्नोई और पंजाब के 2 अन्य वांटेड भी शामिल हैं, लेकिन 197 इल्लीगल इमिग्रेंट्स भी हैं। अनमोल बिश्नोई सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड, बाबा सिद्दीकी हत्याकांड और सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग की घटनाओं का मास्टरमाइंड है। नीतीश कुमार ने 20 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। वे पिछले करीब 20 सालों से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। भले ही विरोधियों ने उन्हें पलटू राम कहा हो, लेकिन निर्विवादित छवि और बिहार की महिलाएं, दलितों और पिछड़ों में उनकी पैठ का ही कमाल है कि जनता ने उन्हें फिर अपनी पलकों पर बिठाया है। कैसे पटना के इंजीनियरिंग छात्र नीतीश जेपी से प्रभावित होकर छात्र राजनीति में कूद पड़े, लेकिन सियासत की शुरुआत में चुनाव हार से वे संन्यास लेने की सोच ही रहे थे कि किस्मत ने उन्हें एक और मौका दिया और फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। नीतीश कुमार ने इस बार बिहार के मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद बिहार राज्य को सबसे ज्यादा विकसित राज्यों में शामिल करने का वादा किया है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने राष्ट्रीय राजधानी में लाल किले के नजदीक हुए विस्फोट को अंजाम देने में सह साजिशकर्ता की भूमिका निभाने वाले जसीर बिलाल वानी उर्फ दानिश को श्रीनगर में गिरफ्तार किया। दानिश दिल्ली ब्लास्ट का आत्मघाती हमलावर डॉक्टर उमेर का सहयोगी था। कड़ी सुरक्षा के बीच उन्हें श्रीनगर से दिल्ली लाया गया। जांच में सामने आया कि आतंकी लगातार ऐसे ड्रोन तैयार करने की कोशिश में लगे थे जिन्हें मॉडिफाई करके हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा सके।
ड्रोन में कैमरा और बैटरी के साथ छोटे बम लगाने की तैयारी थी, लेकिन उससे पहले ही मॉड्यूल पकड़ा गया। यह मॉड्यूल हमास की तर्ज पर ड्रोन और छोटे रॉकेट बनाकर भारत में बड़े हमले की प्लानिंग कर रहा था। फोरेंसिक जांच में खुलासा हुआ कि VBIED धमाके में भरा गया वाहन चालक उमर उल अबी ही था, जो मूल रूप से जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले का रहने वाला था और फरीदाबाद में स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी के सामान्य चिकित्सा विभाग में सहायक प्रोफेसर पद पर कार्यरत था। कई एजेंसी दिल्ली में हुए कार विस्फोट और हाल ही में पर्दाफाश हुए कम से कम 3 राज्यों में ऐसे सफेद पोश आतंकी मॉड्यूल की जांच कर रही हैं। वहीं फरीदाबाद पुलिस ने अल फलाह यूनिवर्सिटी की गतिविधियों की जांच के लिए एक अलग विशेष जांच दल SIT का गठन किया है, जिसमें कई डॉक्टर्स को इस हाई प्रोफाइल मामले में गिरफ्तार किया गया था। इस बीच सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसीज ने एक कैब ड्राइवर, एक मौलवी और एक उर्दू शिक्षक को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। SIT में 2 सहायक पुलिस आयुक्त, 1 निरीक्षक और 2 उप निरीक्षक शामिल हैं। सऊदी अरब के मदीना शहर के पास एक दिल दहला देने वाले हादसे में कुल 42 भारतीय वासियों की दुखद मौत हो गई। इस भीषण दुर्घटना में सबसे बड़ी क्षति हैदराबाद के एक परिवार की हुई है, जिसके 18 सदस्य मारे गए। मरने वालों के परिवार की 3 पीढ़ियां शामिल थीं, जिसमें 9 वयस्क और 9 बच्चे थे। यह हादसा देर रात 1:30 बजे हुआ। हैदराबाद का यह परिवार मक्का में उम्रा पूरा करने के बाद मदीना लौट रहा था। कहा जाता है कि तीर्थ यात्रियों से भरी इस बस का डीजल टैंकर से टकरा जाने पर तुरंत आग लग गई। क्योंकि ज्यादातर यात्री नींद में थे, इसलिए वे तुरंत बस से बाहर नहीं निकल पाए और आग की चपेट में आ गए। इस दुखद हादसे पर भारत के प्रधानमंत्री ने अपना शोक व्यक्त किया और पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। जड्डा में भारतीय वाणिज्य दूतावास ने पीड़ितों के परिवारों की मदद के लिए 24 घंटे कंट्रोल रूम और एक टोल फ्री हेल्पलाइन का नंबर भी जारी किया। तेलंगाना मुख्यमंत्री ने भी इस घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया। महाराष्ट्र की महायुति सरकार में क्या सब कुछ ठीक चल रहा है? बीते दिनों में यह सवाल महाराष्ट्र की सियासी फिजा में गूंज रहा है। इस चर्चा के पीछे वजह बताई जा रही है कि बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट की तनातनी। इस तनातनी के बीच 19 नवंबर को शिवसेना शिंदे गुट के नेता और महाराष्ट्र के डेप्यूटी CM एकनाथ शिंदे ने राजधानी दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच मीटिंग करीब 50 मिनट तक चली। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस बैठक में शिवसेना स्थानीय नेताओं को बीजेपी में शामिल करने पर शिंदे ने नाराजगी जताई और भाजपा प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चौहान के खिलाफ शिंदे ने अमित शाह के सामने अपनी नाराजगी जताई। हैदराबाद में जन्मी गजाला हाशमी के संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्जीनिया शहर में इतिहास रच दिया। वे वर्जीनिया में राज्यव्यापी पद जीतने वाली पहली मुस्लिम महिला और पहली दक्षिण एशियाई अमेरिकी बन गई हैं। इस उपलब्धि के बाद सेनेटर हाशमी ने NDTV के साथ विशेष बातचीत में कई ग्लास सीलिंग्स तोड़ने के अपने सफर और वर्जीनिया की लेफ्टिनेंट गवर्नर इलेक्ट होने के बारे में बात की। हाशमी ने चार मीनार में खरीदारी करने के अपने पुराने दिनों को भी याद किया और कहा कि वे हिंदुस्तान आने के लिए बेताब हैं। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि H-1B नीति में बदलाव अमेरिकी अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित करेंगे। भारतीय अमेरिकियों के अमेरिकी राजनीति में बढ़ते प्रभाव की बात करते हुए उनका नाम अब कमला हैरिस जैसे लीडर्स के साथ जोड़ा जा रहा है। हाशमी ने यह भी चेतावनी दी कि ट्रंप की H-1B नीति से अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक असर पड़ने वाला है। उन्होंने अप्रवासी कहानी को लेकर अपनी बात रखी और महिलाओं को
अवसर मिलने पर न कहने की सलाह दी। खेल समाचारों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार बल्लेबाज स्मृति बंदाना 21 नवंबर को फ्लाश मुंजल के साथ विवाह के बंधन में बंध गई। पीएम मोदी ने उन्हें एक खास संदेश के माध्यम से दोनों परिवारों को शादी की शुभकामनाएं दी। बधाई पत्र में पीएम ने लिखा कि स्मृति के कवर ड्राइव की खूबसूरती फ्लैश की मधुर म्यूजिकल सिम्फनी से मिलकर शानदार पार्टनरशिप बनाती है। यह सही है कि टीम ग्रूम और टीम ब्राइड के बीच एक सेलिब्रेशन क्रिकेट मैच तय किया गया है। दोनों टीम जिंदगी के खेल में जीते। मैं इस खास मौके पर अपनी दुआएं भेजता हूं। इस विवाह में सिनेमा, राजनीति, व्यापार और क्रिकेट के कई दिग्गज हस्तियों ने भाग लिया। इस खबर के लिखे जाने तक दिल्ली सराफा बाजार बंद होने तक स्टैंडर्ड सोने का भाव 1,14,100 रुपए प्रति 10 ग्राम है। डॉलर की विनिमय दरें इस प्रकार हैं: अमेरिकी डॉलर 88 रुपए 68 पैसे, ऑस्ट्रेलियन डॉलर 57 रुपए 19 पैसे। इसी के साथ इस सप्ताह के समाचार समाप्त हुए। श्रोताओं, आज आप अपना दर्पण रेडियो प्रोग्राम हमारे साथ यतीन्द्र गुप्ता और आज हमारी नंदिनी भी आई हैं, उनके साथ में सुनेंगे। जैसे कि हमने मैसेज शेयर करा था, आज प्रोग्राम की रूपरेखा ये है कि नंदिनी आज 2 टॉपिक पे बात करेंगी। एक तो जो नाउरू में प्रिजनर डील हुई है ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की और नाउरू की सरकार की, तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। और दूसरा है कि ये बहुत बड़ा डिस्कशन चल रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में न्यूक्लियर पावर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो इसके ऊपर मायरी नंदिनी ने एक वार्ता तैयार करी है, उसमें लीगल एस्पेक्ट के ऊपर कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। क्योंकि जो नेट जीरो की हम बात कर रहे हैं, वो मेरा पर्सनल मानना है कि शायद बगैर न्यूक्लियर के संभव नहीं हो सकता है। लेकिन क्योंकि नई टेक्नोलॉजी है, काफ़ी सुरक्षित भी है और एक प्राइस भी फैक्टर होता है कि किस प्राइस पे कौन चीज़ हो रही, तो इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और हमारी मेहमान एक होगी यंग गर्ल अमायरा शर्मा, वो करीब 9:45 के आसपास आएंगी इस स्टूडियो में, तब हम उससे बात करेंगे। उन्होंने जो कविता लिखी है, जो उनको फर्स्ट प्राइज़ मिला है, तो मुझे बड़ा उत्सुकता है, मुझे खुद बहुत उत्सुकता है उनसे मिलने की। उनकी माँ भी आएंगी, तो उनसे हम बात करेंगे। और श्रोताओं, अगर वैसे हम बात करें कि इस काफ़ी उथल पुथल चल रही है पॉलिटिकल एस्पेक्ट में। बिहार में एक जो अभी इलेक्शन हुआ है, काफ़ी लोग शायद उसको फॉलो करते होंगे, नहीं भी फॉलो करते हैं तो मैं बताता हूँ कि वहाँ पे एनडीए विच इज़ मोदी जी और उनके सहयोग के जो लोग हैं, उनकी विजय हुई है, 202 सीट हुई हैं। तो उसमें खास बात यह है कि एक मैथिली ठाकुर करके यंग लड़की हैं, मैथिली ठाकुर, वो इलेक्शन लड़ी। यंग, मेरे ख्याल से 20-25 साल की उम्र होगी ज़्यादा से ज़्यादा, वो इलेक्शन जीती हैं। मैं इसलिए इस चीज़ से प्रभावित हूँ कि जो यंग हैं, जिस तरीके से यंग के ऊपर एक तगमा लगा होता है कि वो जो फेमिनिस्ट किस्म के होते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, उस लड़की ने ऐसा एग्जाम्पल पेश करा है कि जो फेमिनिस्ट भी हैं वो भी दबे चुप के बैठे हुए हैं, वो भी बात नहीं कर रहे हैं कि क्या बोलें। इस लड़की ने इतनी कम उम्र में इतने एल्बम बना डाले हैं, इतने अच्छे लोक संगीत वगैरह करे हैं कि सब चकित हैं। वो अभी 25 साल में वो एमएलए बन गई, वो आई डोंट नो वो मिनिस्टर भी बन जाए। बड़ी अपने आप में कहानी है। तो उनका हम भजन सुनेंगे और हम साथ साथ में हम जो ऐश्वर्या राय हैं, आज उनके ऊपर हम गाने भी सुनेंगे। उनका जन्म दिवस था, नवंबर में ही है, तो हमने कहा क्यों ना उनके गाने सुने, उनकी फिल्मों के गाने सुने रादर। तो एक चीज़ थी कि ऐश्वर्या राय ने अभी एक स्पीच दी थी, वो साईं बाबा का उनका एक उत्सव था, तो
तो उसमें मोदी जी भी गए थे और उन्होंने जिस तरीके से भारतीय परंपरा के साथ में मोदी जी के पैर छुए और जो स्पीच दी, तो एक अलग पहलू नज़र आया ऐश्वर्या राय का। मैं शायद उनको इस तरीके से नहीं जानता था। वो ये था कि भाई ब्यूटी क्वीन है सब, लेकिन जो संस्कार उनके चार बातें निकले वो बहुत ही अच्छा था। तो उसके लिए हमने सोचा कि क्यों ना आज उनकी फिल्मों पे गाना सुनाया जाए। तो आज का विचार कुछ इस तरीके से है, जो वैसे तो हमारे दुबे जी इस चीज़ को करते हैं, लेकिन दुबे जी ने जिम्मेवारी मुझे दे दी है। वो विदेशों की जिम्मेवारी में है, आजकल विदेशों की इकॉनमी को ठीक कर रहे हैं। तो ये विचार हमारा उसी से आ रहा है जो हम अभी 8 से 9 के बीच में हम बात कर रहे थे, जो स्पिरिचुअलिटी को सार्वजनिक करते हैं वो ना इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं। स्पिरिचुअलिटी एक पर्सनल मामला है, बहुत ही व्यक्तिगत मामला है। अगर हमें जीवन में जो भी पाना है, उसकी जो तराजू है, उसकी कसौटी है, वो आप स्वयं खुद हो। क्या गलत है, क्या सही है, दुनिया क्या कहती है, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। आप क्या कहते हो अपने बारे में, आपने अपने जीवन को कैसे जिया है, वो महत्वपूर्ण है। और वही आपको एक शांति का जो प्रादुर्भाव होता है वो वहीं से मिलेगा। अब हम सुनते हैं ये मैथिली ठाकुर का भजन। हमको देख कर श्री जनक नंदनी, राम को देख कर श्री जनक नंदनी, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदनी, राम को देख कर श्री जनक नंदनी, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह
और धनुष कैसे तोड़ेंगे वारे कुंवर सब में शंका बनी की बनी रह गई राम को देख कर श्री जनक नंदनी राम को देख कर श्री जनक नंदनी बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई राम को देख कर बोली दूजी सखी छोट देखन में है बोली दूजी सखी छोट देखन में है पर चमत्कार इनका नहीं जानती पर चमत्कार इनका नहीं जानती एक ही बाण में ताड़िका राक्षसी एक ही बाण में ताड़िका राक्षसी उठ सकी ना पड़ी की पड़ी रह गई राम को देख कर श्री जनक नंदनी राम को देख कर श्री जनक नंदनी बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई राम देखे सिया माँ सिया राम को राम देखे सिया माँ सिया राम को चार अखियाँ लड़ी की लड़ी रह गई राम को देख कर श्री जनक नंदनी राम को देख कर श्री जनक नंदनी बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई राम को देख कर श्री जनक नंदनी राम को देख कर श्री जनक नंदनी बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई राम को देख कर श्री जनक नंदनी बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई घरी मिक्स बनाया फिर उसको घर घर में देखो पहुंचाया घंटों की कुकिंग को मिनटों में कर दिखाया वाह 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 बढ़िया खाना बन के आया करी मास्टर ने जादू चलाया करी मास्टर ने कंप्लीट करी मिक्स बनाया Curry Masters Complete Curry Mix available at all leading spice shops. श्रोताओं, ये भजन आपको कैसा लगा? ये भजन मैथिली ने खुद और उनके दो छोटे भाई हैं, उन्होंने मिलके गाया था। तो श्रोताओं, जिसके लिए हम इंतज़ार कर रहे थे, नंदिनी जी से हम वार्ता सुनते हैं नौरू के ऊपर कि जो ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने नौरू की सरकार के साथ में जो डील करी है वो एक्चुअली पब्लिकली वो डिस्क्लोज नहीं करी जा रही है, करी जा सकती है समाव। प्राइवेसी सिक्रेसी का मामला होता है, आपको तो मालूम है सब। तो लेकिन हम उसके बारे में जो भी जानते हैं उसके बारे में बात करते हैं नंदिनी जी से। नमस्ते श्वेताओं, मेरा नाम है नंदिनी और बहुत सारे लोग हैं जो मुझे पहचानते होंगे पिछली रेडियो सेगमेंट से, लेकिन जो लोग आज नए आए हैं उनको मेरा नमस्कार और गुड मॉर्निंग।
आज मैं नारू के ऊपर बात करूंगी जो ऑस्ट्रेलिया के साथ एक डील स्ट्रक हुई है। थोड़ा सा मैं कॉन्टेक्स्ट दे देती हूँ कि नारू एक है क्या। नारू एक बहुत छोटा सा आइलैंड है और उस आइलैंड पे जो ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया के जो रेफ्यूजीज़ होते हैं, प्रिजनर्स होते हैं, वहाँ पर वो रहते हैं। तो आजकल एक वो नया वो टॉपिक आ रखा है कि बिना किसी पब्लिक अनाउंसमेंट के लिए ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने एक कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड कर दिया है कि जो वहाँ पर जो नारू आइलैंड के ऊपर एक रेफ्यूजी डिटेंशन सेंटर है उसके लिए उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको एटलीस्ट 2027 तक एक्सटेंड करा जा रहा है। इस सेंटर में अभी कम से कम 105 आदमियों हैं जिनमें ज़्यादातर असाइलम सीकर्स हैं जो बोर्ड से अराइव करे गए थे और अभी उनको डिटेन करा जा रहा है और उनका ऐसा कोई फ्यूचर या फिर आगे के प्लान्स के बारे में कुछ नहीं पता है। तो इस कंपनी को इस सेंटर को जो रन कर रहा है वो एक कंपनी है जिनका नाम है MTC और MTC एक US प्राइवेट प्रिजन ऑपरेटर है। 2022 में MTC ने एक 2 महीने का कॉन्ट्रैक्ट साइन करा था जो 47 मिलियन था उसका वर्थ उस टाइम पे। अब वो सेम कॉन्ट्रैक्ट की वर्थ 787 मिलियन हो चुका है और जैसे जैसे और रेफ्यूजीज़ असाइलम सीकर्स आते जाएंगे ये नारू आइलैंड पे वैसे वैसे इस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू बढ़ती जाएगी। अगर हम मैथमेटिकल थोड़ी सी ब्रेन लगाएं तो दिस इज़ ऑलमोस्ट 1.5 मिलियन पर पर्सन पर ईयर। तो ये सारे पैसे एक असाइलम सीकर एक रेफ्यूजी के ऊपर लगाए जा रहे हैं ताकि वो एक नारू आइलैंड पे रह सके एज पार्ट ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट डील। अब ये क्रिटिक्स कहते हैं कि ये पूरा प्रोसेस ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट बिना पब्लिक के जाने बिना करने दे रही है और ये फेयर नहीं है कि पब्लिक को कुछ नहीं पता है, बाकी सब लोगों को कुछ नहीं पता है। अब मैं थोड़ा सा ये बता दूं कि नारू अब बन क्या चुका है। तो नारू एक बहुत स्मॉल नेशन है, उसमें बेयरली 12,000 पीपल होंगे और जो ये लैंड था ये पहले माइनिंग और कॉलोनियल रूल में आता था। तो इस लैंड पे एक्चुअली में कोई रह नहीं सकता, ये इनहैबिटेबल है। वहाँ पर राइजिंग सी लेवल्स होते हैं जो अपने आप ही लोगों को भगा देते हैं। अब ये ऑस्ट्रेलिया के लिए एक डंपिंग ग्राउंड भी बन चुका है फॉर पीपल। जैसे हम कूड़ा कबाड़ा डंप करते हैं वैसे ही ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर पीपल डंप करते हैं। अब फॉर्मर नारू लीडर्स ने कहा है कि ये जो डील हुई है ऑस्ट्रेलिया और नारू के बीच में इससे बहुत सारा करप्शन आया है, बहुत सारी लालच आई है, बहुत सारा सोशल डैमेज भी हुआ है और रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया ने नारू को अप फ्रंट $400 मिलियन भी पे करे हैं टू टेक फॉर्मर जो पिछले वाले इमिग्रेशन डिटेनीज थी और बहुत सारे और भी थे उनके फ्यूचर अकोमोडेशन के लिए पे करा है। तो अब नारू गवर्नमेंट ये पैसे उन्होंने ये पैसा रिफ्यूज़ नहीं करा और ऑस्ट्रेलिया के लिए ये बस एक वो सोल्यूशन बन चुका है कि रेफ्यूजीज़ को हमारे से दूर कैसे रखें। अब जो लाइफ इनसाइड द सेंटर है, बहुत सारी रिपोर्ट्स ने ये दिखाया है कि जो वहाँ लोग रह रहे हैं वो बहुत सीरियस फिज़िकल और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम सफ़र कर रहे हैं। वहाँ की अकोमोडेशन बहुत ज़्यादा पुअर है, मेडिकेयर बहुत लिमिटेड है, ट्रीटमेंट वहाँ पर नहीं होती तो ज़्यादातर लोगों को दूसरी कंट्रीज़ में लेके जाया जाता है ट्रीटमेंट करवाने के लिए, तो कि वहाँ पर फैसिलिटीज़ नहीं है और यहाँ पर लोग इनडेफिनेटली हेल्ड हुए हैं, पता ही नहीं कि इनका फ्यूचर क्या है, कि इनके क्या होएगा। बस वहाँ पर उन्होंने अपनी सी बांध के रखा है एक तरीके से। अब ये लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी कंट्रियों से भागे हैं वॉर की वजह से, वायलेंस की वजह से, परसिक्यूशन की वजह से, और वो वहीं पे आके एक तरीके से उसी सिस्टम में बंध गए हैं जहाँ पर एक सिस्टम में जहाँ पर उनको ये सारी फैसिलिटीज़ फिर भी नहीं मिल पा रही, वो यहाँ पर फिर भी सेफ़ नहीं है। अब ये सब एक ऑपरेशन के थ्रू हो रहा है, ऑपरेशन सॉवरेन बॉर्डर्स। तो एक मिलिटराइज सिस्टम है जहाँ पर जब असाइलम सीकर्स बोट से आ रहे होते हैं समुंदर में, वो तभी मिलिट्री सिस्टम उनको इंटरसेप्ट करके सीधा एक नारू आइलैंड पे ले जाती है। तो
एवरी मंथ गवर्नमेंट जैसे स्टैटिस्टिक्स पब्लिश करती है कि कितनी बोट्स रोकी गई, कितने लोग डिटेन हुए, कितनी बोट्स उन्होंने वापस भिजवा दी अपनी ओन कंट्री में। लेकिन यहाँ पर कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, सिर्फ नंबर्स बताए जाते हैं, ना उनकी हालात बताए जाते हैं, ना कंडीशंस बताए जाते हैं, ना ये बताए जाते हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है। तो ये सब पब्लिक इंफॉर्मेशन से पब्लिक को नहीं पता होता। अब जुलाई में गवर्नमेंट ने कहा था कि 48 पीपल वर आइदर ट्रांसफर टू अ रीजनल प्रोसेसिंग कंट्री या फिर वो अपने देश वापस ही लौट गए और भाग गए। लेकिन ऑस्ट्रेलिया को इन्फॉर्मेशन ये नहीं देती कि उनके साथ क्या होता है उसके बाद। तो ये पॉलिसी एक्चुअली जो कोलिशन गवर्नमेंट में उसमें स्टार्ट हुई थी। तो डिस्पाइट क्रिटिसिज्म ड्यूरिंग इलेक्शंस लेबर ने ये कंटिन्यू कर रखा है और उसको एक्चुअली बढ़ा भी दिया है। अब जो ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है वो एक्चुअली में सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में नहीं हो रहा है, एक बहुत बड़ा ग्लोबल ट्रेंड है। अब यूएस में देख लो आप, मैस डिटेंशंस और डिपोर्टेशंस वहाँ पर भी बढ़ चुके हैं। यूके में भी गवर्नमेंट असाइलम सीकर्स को रैंडवा भेज रहे हैं, और भी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं जो अपने बॉर्डर्स क्लोज कर रहे हैं, बोट्स को रोक रही हैं और डिटेंशन को आउटसोर्स कर रहे हैं। और बस अब इसी महीने में ऑस्ट्रेलिया ने यूएस, यूके, कनाडा और न्यूजीलैंड को भी ज्वाइन करा है इन अ स्टेटमेंट स्ट्रेंथनिंग डिपोर्टेशन पावर्स और उनका सॉवरेन राइट टू रिमूव पीपल बाय फोर्स। इसका मतलब वो एक बेसिकली ट्रीटी बनाना चाहते हैं जिससे वो लोग जो नहीं चाहते कि वो असाइलम सीकर्स बोर्ड से आए उनको रिमूव कर सके। एक बेसिकली अ ह्यूमन राइट इस्टेब्लिश करना चाहते हैं वो। बट ये इंटरनेशनल लॉ के साथ मैच अप नहीं होता। 1951 रेफ्यूजी कन्वेंशन कहता है कि लोग जो परसिक्यूशन या वॉर से भाग रहे हैं उनको वापस डेंजर में नहीं जाना चाहिए। और ये मानना सही है कि अगर कोई भाग रहा है जिनकी अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस हैं उनको वापस आप उस जोन में क्यों भेजना चाह रहे हो। तो इस प्रिंसिपल को हम कहते हैं नॉन रिफॉल्वमेंट। और जो न्यूज़ मीडिया आउटलेट्स का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया के जो एक्शंस हो रहे हैं वो उसको अभी वायलेट कर रहे हैं। अब अल्बनीज़ी गवर्नमेंट ने एक बिल इंट्रोड्यूस करा था कि to remove the right to a hearing for people being sent to Nauru and other third countries, कि जो लोग ऑस्ट्रेलिया नारू को भेज रही है और वापस अपने देशों में भेज रही है या फिर दूसरों कंट्रीज़ में भेज रही है, उनके पास वो राइट नहीं होगा टू बी हर्ड, जो अपना बयान रखने के लिए वो उनके पास वो राइट नहीं होगा। पहले तो ये 350 पीपल जो रिलीज़ हुए थे हाई कोर्ट से उसको टारगेट करा था, जिन्होंने ये कहने की कोशिश करी थी कि जो उनका डिटेंशन था वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। बट रेफ्यूजी लॉयर्स ने वार्न करा कि ये जो नए लॉज आए हैं वो ऑलमोस्ट 80,000 पीपल को अफेक्ट कर सकते हैं जो अभी ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं और टेम्पररी ब्रिजिंग वीज़ास पे भी हैं। अब ये सब कुछ भी पब्लिक को एक्सप्लेन नहीं करा गया था ड्यूरिंग द इलेक्शन कैंपेन। गवर्नमेंट ने इंस्टेड ये बस ऑपोजिशन को कह दिया था कि बहुत एक्सट्रीम है, बिल्कुल अनरियलिस्टिक है और बहुत फार फेच्ड है। और वो खुद ही अपने आप ही वो खुद ऐसे पॉलिसीज़ प्रिपेयर कर रहे थे दैट आर यूज्ड बाय ऐसे गवर्नमेंट्स ओवरसीज़। अब जब हम बात करते हैं ये $787 मिलियन की जो ये कॉन्ट्रैक्ट में अभी तक वैल्यू बढ़ चुकी है, या बॉर्डर ऑपरेशंस की, वो सब हम भूल जाते हैं कि जो एक्चुअल ह्यूमंस हैं उन सेंटर में उनका क्या होगा। हम इन फिगर्स के ऊपर कंसंट्रेट करते हैं। यहाँ पर लोग रह रहे हैं जिन्होंने अपनी फैमिलीज़ को सालों तक नहीं देखा, उनको ये नहीं पता कि वो फ्री कब होएंगे। अब ये जो आदमी वहाँ रह रहे हैं या फिर जनरल लोग जो वहाँ रह रहे हैं, बच्चे भी हो सकते हैं उसमें, उनकी लाइफ्स बस ये पेपर वर्क, कॉन्ट्रैक्ट्स, बजट्स, पॉलिटिकल स्लोगन्स तक रिड्यूस करी गई है। अब जो फॉर्मर उनका नारू प्रेसिडेंट था उन्होंने कहा था lives may have been lost, corruption and greed may overtake in my island, और उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो श्वेता, मैं पूछना चाहूँगी कि आपका ये क्या कहना है कि ये जो
डिटेंशन सेंटर बनाया गया है नारू पे जो ऑस्ट्रेलिया आउटसोर्स कर रहा है, क्या वो सही है? कुछ लोगों का मानना है कि ये सही है कि हम अपनी कंट्री के रिसोर्सेज क्यों यूज़ करें ये डिटेंशन सेंटर्स के ऊपर या असाइलम सीकर्स के ऊपर। कुछ लोगों का मानना है कि नहीं, कि ह्यूमैनिटी नाम की भी कोई चीज़ होती है, यहाँ पर हमें लाना चाहिए, उनको ऐसे ट्रीट नहीं करना चाहिए। यतिंदर जी, आपका क्या सोच है तो इसमें? धन्यवाद नंदिनी जी, आपने बहुत ही अच्छा रिसर्च करके बताया है और आपने सारे पहलुओं को रखा है, ये बहुत ज़रूरी बात थी। इसमें जो मौलिक चीज़ें हैं जो बिल्कुल बॉटम लाइन है, उनको हम थोड़ा सी बात करते हैं। पहला तो ये है कि अभी तक सब ठीक चल रहा था, हाँ लेकिन जी। अभी सडनली ऐसा हुआ है कि हर देश केवल ऑस्ट्रेलिया नहीं, अब भयभीत हो गया है ये रेफ्यूजी से। उनकी सारी के सारे सिस्टम कलेप्स हो गए हैं, उनके लॉ कलेप्स हो गए हैं। वहाँ के जो खुद के रहने वाले हैं वो अपने आप को रेफ्यूजी समझने लगे हैं रादर देन कि ये रेफ्यूजी हैं। जो ह्यूमन राइट का जो अधिकार है वो उसका गलत इस्तेमाल हो गया, मुझे ऐसा लगता है। आप किसी के, जैसे मैं आपके घर में आऊँ और आपके घर का रूल है कि हमें जूते उतार के आपके घर में आना है। अब मैं कहूँ कि नहीं साहब, मैं तो रेफ्यूजी हूँ और मेरा तो ह्यूमन राइट, मैं तो ऐसे ही रहता हूँ, मैं जूते पहन के आपके घर में आऊँगा, आपको कैसा लगेगा? आप समझो वेजिटेरियन है और जो रेफ्यूजी आ रहा है वो उसको मीट खाना, वन मीट डेली खाना है, क्या आप टॉलरेट करोगे? आप दूसरी तरफ कहेंगे कि ये तो भाई हमारा ह्यूमन राइट है, आप उसको खाना खाने से रोक रहे हो। और वो दूसरा आदमी कह रहा है यार भाई मैं अपने घर में रह रहा हूँ, मैं ऐसे रहता हूँ, आप तो मेरा क्यों इतना ख़राब कर रहे हो? ये बहुत सिंपलिस्टिक तरीके से मैंने बात को बोला है। आपकी कोई भी मजबूरी हो सकती है, आप किसी भी मजबूरी की वजह से आप अपना देश छोड़ के यहाँ पे आ रहे हो, मैं मान सकता हूँ कि ठीक है आपकी मजबूरी रही होगी, लेकिन आप जहाँ पे जा रहे हो उसका भी जीवन है, उसका भी मानवाधिकार है, उसके भी कल्चरल वैल्यू है, उसकी भी एक उसको भी जीने का वो अधिकार है जो छीना जा रहा है। मैं इसको ऐसे देखता हूँ। श्रोताओ, आप इसको कैसे देखते हैं? आप आज देखिए यूरोप में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है। अभी अमेरिका में इलेक्शन हुआ है न्यूयॉर्क में। मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, आप मेरे ऊपर कोई भी कटाक्ष कर सकते हैं, मैं उसको स्वागत करता हूँ। आप बोलिए कि मैं कहाँ पे गलत हूँ, लेकिन बात तो करनी पड़ेगी। जब आप बात नहीं करोगे, जब आप उसको हर वक्त ह्यूमन राइट और तुमने ऐसे कैसे कह दिया, और तो फिर यही होता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन सरकार आपसे शेयर नहीं करेगी, क्योंकि सरकार को अपने देश में जो भी जिस देश की सरकार है उसको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है। आप देखिए कि जब से ये फ़िलिस्तीन का ये शुरू हुआ है, ऑस्ट्रेलिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में जाइए, कहीं पे भी जाइए, कोई भी धरना कभी भी शुरू हो जाता है। अरे हमारे को उससे क्या लेना देना भाई, ऑस्ट्रेलिया क्या कर लेगा उस युद्ध में। लेकिन हमने अपने जीवन को यहाँ पे प्रभावित करा है। जो छात्र हैं जिन्होंने 40-50 हज़ार डॉलर तक की फ़ी भरी हुई है, उनका आपने एजुकेशन बिगाड़ के रख दिया। उनको ये डिक्लेयर करना पड़ रहा है कि आप बताओ कि किससे आप अलाइन करते हो। उसको तो मालूम भी नहीं भाई क्या ये इशू है। उसको इंजीनियर बनना है, उसको डॉक्टर बनना है, उसको लॉयर बनना है, उसको क्यों आप ढकेलते हो? आप उसकी क्यों, जो उसकी जीवन पद्धति है, क्या मुझे अपनी जीवन पद्धति चेंज करना है क्योंकि आपकी जीवन पद्धति वहाँ पे ख़राब हो रही है? यू कांट हैव बोथ द थिंग। अगर आप रेफ्यूजी की तरीके से आए हैं तो आपको ये मानना पड़ेगा कि कई चीज़ों को आपको बदलना ही होगा। आप अपनी जो 4 बातें आप घर में कर सकते हो वो अलग बात है, लेकिन आप दूसरे के घर में कैसे कर सकते हो, ये मेरा मानना है। आई थिंक यतीन जी पुट अ लॉट ऑफ पॉइंट्स फॉरवर्ड, और वो मैं थोड़ा सा एड्रेस करना चाहूँगी। यहाँ पर ऐसा नहीं है हम बस अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ आगे रख रहे हैं। कुछ लोग यतीन जी से एग्री करेंगे, कुछ लोग मेरे से एग्री करेंगे, या फिर कोई थर्ड ओपिनियन भी हो सकता है। मेरा मानना है कि हम रेफ्यूजीज़ ऐसे नहीं है कि हम बस उनको बैनिश कर दे एक दूसरे आइलैंड पे।
मेरा ये मानना है। एक्चुअली में जो एग्ज़ाम्पल यतिन जी ने यूज़ करा है कि अगर एक वेजिटेरियन हाउस होल्ड है और एक पर्सन आता है जो नॉन वेजिटेरियन है, वो बोल रहे हैं कि हम नॉन वेजिटेरियन है और वो हम ये नहीं खा सकते, वो सब, आई थिंक वो एग्ज़ाम्पल सही नहीं है। हम उसको रेफ्यूजीज़ के थ्रू यूज़ नहीं कर सकते। अब ऑब्वियसली आई एग्री कि रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड है और हमारे सिटीजन्स शुड हैव फर्स्ट प्रायोरिटी, ये मेरा मानना सही है। बट रेफ्यूजीज़ एक ऐसे कंट्री से आ रहे हैं जहाँ पर वॉर जोन है, वो उनके हाथ से बाहर है। यहाँ पर इसमें बच्चे भी इंक्लूड हैं, बूढ़ों भी इंक्लूड है। अब आप ये सोचो कि वो किस हालात में आ रहे होंगे। वो बोट्स में छुप छुप के, मिलिट्री एक्सप्लोजन्स को अवॉइड करके, जो एक्सप्लोजन्स उनके ऊपर फायर होती है। मुझे पता है कि a lot of people have watched ऐसे war zone movies या फिर crossing border movies। वो हालात सिर्फ उन मूवीज़ में भी वो डिपिक्ट नहीं कर पाते, वो रियलिटी सिचुएशन क्या होती है जिन लोगों को एक्चुअल फेस करना होता है। अगर आप नॉर्थ कोरिया को देख लो, नॉर्थ कोरिया में आज तक सबको लगता है कि ये एक ऐसी कंट्री है जो इस दुनिया में है ही नहीं, उनमें अलग ही सिस्टम चल रहा है। अब वहाँ से जो लोग भाग के आ रहे हैं, अपनी जान बचा के आ रहे हैं, वहाँ पर अपनी फैमिली को भी कुर्बान दे रहे हैं ताकि उनको बस एक जीवन जीने को मिल जाए। हम उनको लोगों को बस एक आइलैंड में बैनिश कर रहे हैं जहाँ पर ना उनके रहने रहने के दंग हैं, जहाँ पर उन कुछ पता नहीं कि वो कब निकलेंगे, कब अपनी फैमिली को देखेंगे, क्या होएगा उनके साथ। तो मेरा इसमें एक तो मानना है कि जैसे आपने कहा है कि वार टोन एरिया से आ रहे हैं, ठीक है, बहुत गहरा युद्ध वहाँ पे चल रहा है। हाँ जी। ठीक है? तो समझो एक डिग्री लेके चलते हैं कि 0 to 100 एक डिग्री है, वो 0 डिग्री से आ रहे हैं, बिल्कुल कुछ भी नहीं है, ठीक है। आपने जैसे तैसे नाव में बैठ के आप आ गए, ठीक है। बट आई एग्री दैट्स नॉट ट्रू। अगर उनकी कंट्री में सब सही है तो ऐसे लोग नहीं होंगे जो अपनी जान पे खेल के एक बोट पे जहाँ पर मिलिट्री एक्सप्लोजन्स हो रहे हैं। हाँ, बहुत तो रेयर सर्कमस्टेंसेस हैं। हाँ नहीं, कोई भी होता है, मान लो जो भी हालात हैं उस हालात से वो निकल के आना चाहते हैं, ठीक है ना जी। अच्छा, अब वो दूसरे हालात में आना चाहते हैं, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को चूज करा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आके उनको एडजस्ट करना होगा या इस कंट्री को उनके हिसाब से एडजस्ट करना होगा? नो, आई एग्री कि दे नीड टू एडजस्ट। उन जो यहाँ पर लॉ हैं उनके साथ उनको चलना पड़ेगा इफ दे वांट टू लिव हियर। आपको मालूम है कि जब आप ऑस्ट्रेलिया में आते हैं, डे 1 से जैसे ही आप एयरपोर्ट से निकले हैं, यू आर सपोज टू फॉलो ऑल द लॉ ऑफ द कंट्री। आई एग्री, दैट इज एनी कंट्री। हाँ, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पे ये हो रहा है कि नहीं साहब, वो रेफ्यूजी हैं, उनको स्पेशल राइट, उनका ह्यूमन राइट है, उनका, चलिए मान ली उनकी ह्यूमन राइट है। जो लोग यहाँ पे रहते हैं उनका ह्यूमन राइट क्या है, उनके अधिकार कहाँ है? सवाल यहाँ पे आ जाता है। सवाल ये आ जाता है कि कौन कंप्रोमाइज़ करे। क्या जो आदमी यहाँ पे है उसने ठेका लिया है कि आपके वहाँ पे गृह युद्ध हो रहा है, तो हमने ठेका लिया कि हम अपने घर में नॉन वेज को बनाएं। बट आई फील लाइक कि रेफ्यूजीज हैव द अर्न, जैसे यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में होता है, कुछ लोग बीमार पड़ जाते हैं, कुछ लोग की मेंटल हेल्थ इलनेसेस होती हैं, अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टेंसेस हो, किसी के घर में डेथ हो गई, तो हम वो कंसिडरेशंस में रहते हैं ताकि उनका एग्ज़ाम हम जिस तरीके से उनको डिज़र्व करता है वो उस तरीके से वो बैठा जा सके। आई थिंक सेम सिचुएशन यहाँ पर भी अप्लाई होती है। जो रेफ्यूजीज़ और साइलम सीकर्स आते हैं, अब ऐसा नहीं है कि हम अपने लॉज कम्प्लीटली डिमोलिश कर रहे हैं, उनको कुछ भी फॉलो नहीं करना है, उनको जैसे रहना है वैसे रहना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आई थिंक कि उनको सिर्फ स्पेशल सर्कमस्टांसेस दिए जाते हैं, स्पेशल कंसिडरेशंस दिए जाते हैं ताकि वो एडजस्ट हो सके। ऑब्वियसली जब वो नॉर्मल डे टू डे लाइफ में आ जाएंगे, व्हेन दे बीन लिविंग हियर फॉर years, वो एडजस्ट हो जाएंगे एंड नेचुरली दे वुड eventually have to follow the laws of Australia to the same ये अच्छी बात है, standard. बहुत अच्छा आपका पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो हो जाएगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि एक जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, हम इसके ऊपर आर्गुमेंट कर सकते हैं। जो भी रेफ्यूजी आता है उसको एक छोटी सी बुक देना चाहिए कि ये आपका प्रोटोकॉल है, ये आपकी सीमाएं हैं, इसके आगे आप नहीं कर सकते हो। आज आप ब्लैक टाउन में जाइए, आप स्टेशन के बाहर निकलिए, आपको मालूम पड़ जाएगा, आपको अंदर से कपेगा यार मैं कहाँ पे आ गया हूँ। अब जो आदमी पहले से ब्लैक टाउन में रह रहा है वो कहेगा भाई ये मैं क्यों, तो वो आदमी रेसिस्ट करेगा। आप उसको
कारपेट के तले डाल के बोलो कि नहीं 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 सब ठीक है, हमें सहन करना चाहिए, नहीं होने वाला है। इससे होगा क्या? नौरू, जो नौरू में हो रहा है इसलिए हो रहा है क्योंकि जो सरकार है, सो कॉल ह्यूमन राइट वाले हैं, उन्होंने एक्सट्रीमिज्म का एक लिमिट कर दी है। श्रोताओ, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं 0421-590-791। जुड़िए हमारे साथ में, आप बताइए, क्योंकि हम जो ये बातें करते हैं केवल यहीं तक नहीं रहती हैं, आगे भी जाते हैं। हम पॉलिटिशियन को भी इन्वॉल्व करते हैं, उनसे भी बात करते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि आपका छोटा सा सुझाव हो सकता है कि बड़ा सुझाव हो। तो नंदिनी जी, मज़ा आ गया, सब लोगों का जो फीडबैक है मैं पढ़ना चाहूँगा। तो जो प्रदीप जी लिख रहे हैं कि पूनम जी की सुरीली आवाज़ में विस्तृत समाचार। बस पूनम जी, आप आज स्टूडियो में नहीं हैं, तो लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि आपकी आवाज़ तो बिल्कुल मधुर होती है, और आपके जो समाचार होते हैं आपको सुन के उनके नए मीनिंग निकल आते हैं कभी कभी, जो तो मुझे ऐसे लगता है। पता जी फिर से लिखते हैं, मैथिली ठाकुर इज़ द यंगेस्ट MLA इन इंडिया, still no pseudo feminist celebrity came forward to say a word of praise। वो नहीं आएंगे, उनके हिसाब से फेमिनिस्ट वो है जो कपड़े उतार के घूमे। आई एम सॉरी बट दिस इज हाउ आई लुक एट। जो गालियां दे, अभद्र व्यवहार करे, इंसल्ट करे जाके किसी और की, उनके लिए वो फेमिनिस्ट, वो करे जाए। मैं समझता हूँ कि वो गलत डेफिनेशन हो गई है। धन्यवाद प्रदीप जी। राजेश पांडे जी लिखते हैं, बहुत सुंदर प्रोग्राम। उपाध्याय जी फिर से बोलते हैं, नाइस रिपोर्टिंग ऑन नारू, वेल रिसर्च नंदिनी। प्रदीप कुमार जी लिखते हैं, हमारे दो प्रदीप जी होते हैं, तो प्रदीप कुमार जी लिखते हैं, वेरी इंफॉर्मेटिव एंड डिस्टर्बिंग इंफॉर्मेशन बाय नंदिनी। चेतन शाह लिखते हैं, नंदिनी फॉर कैनबरा, वॉइस ऑफ द फ्यूचर। थैंक यू चेतन जी। चेतन जी, भाई मैं अभी बोला है तो नंदिनी के जो मम्मी डैडी हैं उनको भी मैं बताऊंगा कि भाई अभी आ गया है, तो नंदिनी फॉर कैनबरा। ओके, तो ये हुई ना बात, वॉइस ऑफ द फ्यूचर। ओके, तो ये आप ये लिख के जाइए। संजीव शर्मा जी लिखते हैं, नाइस प्रोग्राम। प्रदीप कुमार जी फिर से लिखते हैं, ग्रेट आर्गूमेंट नंदिनी, बट व्हेन वंस अडॉप्ट ए कंट्री वन शुड बी लॉयल टू द अडॉप्टेड कंट्री। अभी चेतन जी लिखते हैं, इन माई ओपिनियन वी कैन नॉट अफोर्ड टू अपीज इलीगल इंटरेंट as it will encourage more refugee around the world. At the same time, we must treat them as human and then qualify them to enter Australia after screening. बहुत अच्छा विचार है, ये बहुत अच्छा सुझाव है। लेकिन मेरा एक और मानना है कि जो लोग आते हैं आप ऑस्ट्रेलिया में, जैसे आप एक जॉब लेते हो, समझो आपने मैक्वारी बैंक में एक जॉब लिया है, कम से कम 2-3 दिन का वहाँ पे इंडक्शन प्रोसेस होता है। यहाँ पे आप देश को बदल रहे हो, पूरा नया है, सब कुछ अलग है, और यहाँ पे कुछ भी उसका वो नहीं होता है। तो आपको एक सिस्टम तो बनाना पड़ेगा। आप ये बाय डिफ़ॉल्ट नहीं ले सकते कि नहीं साहब हम हम आए हैं और आप बस ऑटोमेटिकली सब कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। तो श्रोताओ, हम एक ब्रेक लेते हैं और उसके बाद में हम दूसरी वार्ता पे आते हैं। आँखें खुली हो या हो बंद, दीदार उनका होता है, कैसे कहूँ मैं ओ यारा ये प्यार कैसे होता है। आँखें खुली हो या हो बंद, दीदार उनका होता है। आँखें खुली हो या हो बंद, दीदार उनका होता है, कैसे कहूँ मैं ओ यारा ये प्यार कैसे होता है। आँखें खुली हो या हो बंद, दीदार उनका होता है,
कैसे कहूँ मैं ओ यारा ये प्यार कैसे होता है गीली माटी के चल घरौंदे बनाएंगे रे हरी भरी अम्बी की डाली मिलके झूले झुलाएंगे रे धन बैजू गजनी हल जोते सबने बैलों की घंटी बजी और ताल लगे भरने रे तैर के चली मैं तो पार चली रे तैर के चली मैं तो पार चली पार वाले परले किनार चली रे मेरा नन्नारे 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 बापू मैं जा रही हूँ करी मास्टर ने कंप्लीट करी मिक्स बनाया फिर उसको घर घर में देखो पहुंचाया घंटों की कुकिंग को मिनटों में कर दिखाया वाह 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 बढ़िया खाना बन के आया करी मास्टर ने जादू चलाया करी मास्टर ने कंप्लीट करी मिक्स बनाया Curry Masters Complete Curry Mix available at all leading spice shops. Radio 2000 98.5 FM and The Hindi Show. आप सुन रहे हैं दर्पण हिंदी कार्यक्रम 98.5 FM पर। श्रोताओं, जैसे कि मैंने लिखा था कि आज हम एक छोटी सी पहेली भी कर रहे हैं। वो पहेली ओपन है कि जो एक अच्छे विचार लिखेगा, कुछ अच्छा
सहमति और असहमति दोनों का, उसको हम एक विवेकानंद जी की पोर्ट्रेट देंगे। वो फ्रेम में है और उसको हम अपने रेडियो स्टेशन में बुलाएंगे और यहाँ पे प्रेजेंट करेंगे। तो आप अपने विचार लिखिए, किसी भी टॉपिक पे आप हमें लिख सकते हैं, असहमति या सहमति दोनों, जो एक हमें एक सोचने पे मजबूर करे। ये मेरा उसमें दृष्टिकोण रहेगा जीतने वाले के लिए। श्रोताओ, हमारे मेहमान आ गए हैं मायरा शर्मा, और वो अपनी माँ को लेके आई हैं। मैं ऐसे बोलूँ तो ज़्यादा अच्छा है, भले ही उनकी माँ उनको लेके आई हैं लेकिन मैं इस तरीके से कहना चाहूँगा। तो मायरा, दर्पण रेडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते, मेरा नाम मायरा है। मैं पैरामाया नो पब्लिक स्कूल की छात्रा हूँ और मैं 12 वर्ष की हूँ। ये कविता लिखना का मेरा शौक, बहुत मुझे मज़ा आता है क्योंकि मेरे इमोशंस एक्सप्रेस करती हूँ बहुत मज़ेदार तरीके से। और पहले तो ये बोलूँगा कि आपको बहुत बहुत बधाई है। आपने ऑस्ट्रेलिया का जो मेरे ये ऑस्ट्रेलिया का कंपटीशन था ना, पूरे ऑस्ट्रेलिया का जी, इट वाज नेशनल कंपटीशन। एक काम कर लेते हैं, तो जो मायरा की मम्मी हैं, उनकी जो माँ है, उनसे भी आपको हेलो कराते हैं। रुचिका जी, आपका भी दर्पण रेडियो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। और हमें अपने बारे में थोड़ा सा बताइए, आप कब आई थी? आप भी बताना कि अपने बारे में जो भी आपके दिमाग में आता है। मैं कुछ इसको डिस्क्राइब नहीं करना चाहता हूँ, आप अपने बारे में बताइए। रुचिका जी, आपसे हम बात करते हैं पहले। तो नमस्कार एवरीवन, मेरा नाम रुचिका है और मैं इंडिया से हूँ, दिल्ली से। हम ऑस्ट्रेलिया आए थे 2014 में, लाइक 11 साल पहले। तो तब बच्चे थोड़े हमारे छोटे थे, तो आई स्टार्ट वर्किंग हेयर। आफ्टर दैट जब बच्चे थोड़े बड़े होने शुरू हुए तो आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट कि बच्चों को भी टाइम देना बहुत ज़रूरी है। तो साइमल्टेनियसली जॉब करते हुए मैंने बच्चों की केयर करने को थोड़ा ज़्यादा प्रायोरिटी दी। एंड आई एम अ कंपनी सेक्रेटरी बाय प्रोफेशन। बच्चों को अपने कल्चर से, अपनी कंट्री से, अपने संस्कारों से जोड़े रखने के लिए आई थॉट कि बच्चों को हिंदी से कनेक्टेड रखना बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों को जितना हम टाइम दे सकते थे दिया हमने जॉब के साथ साथ। और अभी बच्चे मेरे, आई हैव 3 किड्स। मायरा मेरी छोटी बिटिया है, शी इज़ इन ईयर 6, एंड बड़ी बिटिया मेरी ईयर 12 में है, एंड मेरा बेटा भी है। They all are like always gets connected with my parents and in-laws. उनसे वो बहुत अच्छे से बातचीत करते हैं हिंदी में भी। तो जी, तो बच्चों का ये है कि इस कंट्री में भी आकर मेनली हिंदी से जुड़े रहना मुझे बहुत ज़रूरी लगा। एक नई कंट्री है बट कल्चर बच्चों को नहीं कभी छोड़ना चाहिए। तो रुचिका जी, आपने बिल्कुल अच्छी बात बोली कि जो भाषा होती है उसके साथ में कल्चर होता है। जी। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि यू बोलना, जैसे कि अब हिंदी में यू नहीं, आप होता है, तुम होता है, तू होता है, ये सब होता है, तो उससे बड़ा फर्क पड़ता है। अब जैसे कि मान लो मारा अपने दादी दादा से बात करे तो आप करके बात करेंगे, तो उनको जो सुकून मिलेगा, जो बात का जो दादा दादी को मिलेगा, वो यू से नहीं मिलेगा। यू वाला इट विल नॉट कम्युनिकेट। एग्जैक्टली, वो भाव नहीं आएगा। और हमारा कल्चर नहीं है, हमारी फीलिंग्स इमोशंस हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते। जी। तो भाषा कल्चर को लेके ही वो भाषा कोई अकेले नहीं होती है, ऐसे है। तुम्हारा अपने बारे में भी बताइए। आप अपने मम्मी ने जो बताया वो ठीक है, आप बताइए। हाँ जी, मैं मायरा कुमार हूँ और ये मैं पैरामाया नो पब्लिक स्कूल की छात्रा हूँ। मैं 12 वर्ष की हूँ। और जब मम्मा ने मेरी नानी ने एक्चुअली मेरा हिंदी बोलना शुरू किया था, क्योंकि जब मेरा छोटा भैया when he was born, नानी आई थी ना, तो नानी ने मुझे छोटे छोटे हिंदी के शब्द मुझे सिखाए थे, क्योंकि मम्मा बिजी थी मेरे छोटे भाई को संभालना। और वो तो मेरी नानी ने ये पूरा मेरा जर्नी शुरू किया था, and I'm very grateful for how she started it. So I feel like whatever I've accomplished, I'm giving all the thanks to like my grandparents, because they're the ones who started my full-on journey. तो जो आप अपनी नानी बात करती हो, अभी फ़ोन पे बात करती होंगी,
तो आप हिंदी में बात करती होंगी उनसे, इस तरह है ना। वो आपसे क्या कहती हैं? आपने जितना सीखा है हिंदी, तो कुछ कहती हैं आपको कि हाँ अच्छा सीख रही हो, थोड़ा और सीखो, थोड़ा ये करो, थोड़ा वो। बहुत कुछ है। आप अपनी नानी से क्या सीखती हो? मैं सीखती हूँ शब्द और कैसे सेंटेंस में इजीली, और वो लिखना भी तो लिखना पढ़ना भी सिखाती है। और बहुत खुशी होती है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में हम इंग्लिश मोर बोलते हैं ना, तो जब मैं हिंदी बोलती हूँ नानी के साथ, बहुत खुशी होती है, मेरा कल्चर रिप्रेजेंट कर रही है ऑस्ट्रेलिया में। अब इतनी यंग हो और इतनी मैच्योर बातें कर रही, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और इसकी क्रेडिट जो है ना, मैं आपकी माँ को देना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। क्योंकि जो मैं यंग मदर के लिए बहुत रिस्पेक्ट रखता हूँ। मेरा एक अलग ही है, मेरी वो दुनिया का एक अलग हिस्सा है यंग मदर। और वो एक व्यक्ति नहीं, एक पूरा वो आप एक परिवार, एक बहुत बड़ी चीज़ बना रही हो। मायरा को आप ऐसे संस्कार देके, भाषा का देके एक अच्छा व्यक्ति तो बनता है, वो तो ऑफकोर्स वो है, लेकिन उसके साथ में बहुत बड़ा काम होता है। आपकी छोटी सी कंप्रोमाइज अगर मैं बोलूँ तो बहुत बड़ा नुकसान करता है। आज हम पहले घंटे में कुछ बातें कर रहे थे कि जो बहू होती है, नॉर्मली बहू के ऊपर सब आ जाता है कि वो अपने सास ससुर के, एक्चुअली ये अच्छा रहता, मैं आपको थोड़ा पहले बुला लेता, आप भी उसमें शामिल हो जाती। तो उसमें होता है कि जो बहू है वो अपने सास ससुर का वो नहीं करती, जिसकी वजह से काफ़ी वो अपने वृद्धावस्था में उनको रहना पड़ता है, क्योंकि बहू नहीं चाहती है रहना। लेकिन आप जिस तरीके से कर रही हैं, आपने जैसे जोड़ा हुआ है, बहुत अच्छी बात है। आप अपनी दादी से भी बातें करती हैं? हाँ जी। वो उनसे भी हिंदी में बात करती होंगी? ऑफ कोर्स। तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं श्रोताओं, तो फिर से रिमाइंड कराते हैं, आप हमें लिखिए अपने संदेश, कोई भी रिएक्शन लिखिए, और कितना भी कटाक्ष वाला है वो ज़रूर लिखिए। उसमें से हम एक को चूज़ करेंगे और उनको हम विवेकानंद जी की एक पोर्ट्रेट है वो उपहार में देंगे। और अगर आप कंफर्टेबल हैं, हम आपको अपने रेडियो स्टेशन में भी बुलाएंगे। तेरे बिना बेसुआदी रतिया ओ सजना, तेरे बिना बेसुआदी रतिया ओ सजना, हो रुखी रे वो रुखी रे, कांटू रे काटे कटे ना, तेरे बिना बेसुआदी रतिया ओ सजना, तेरे बिना बेसुआदी रतिया ओ सजना, हो Sa sa re ga re ga ma ba ma ga re sa sa re sa pa da ma ga ga ma ba da ma ga ma re ga ba ba da ni re sa ni sa pa ma ga ba ba da ni re sa ni sa pa ma ga ma ba da ni da ba ma 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 ga ma ma जा चाकरी के मारे ना जा, सौतन पुकारे सवर आएगा तो पूछेगा ना जा रे, फीकी फीकी बेसुआदी रतिया, काटू रे कटे ना, अब तेरे बिना सजना काटे ना,
ना काटे ना तेरे बिना बेसुआदी रतिया ओ सजना हो भाई साहब, ये करी मास्टर्स और अन्य मसालों में क्या अंतर है? बहन जी, करी मास्टर्स कंप्लीट करी मिक्स है। इसमें अनियन, गार्लिक, जिंजर, टमाटर, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया वे सभी मसाले मिले हुए आते हैं। ये बनाने में बहुत ही आसान और खाने में लाजवाब है। इट्स सो इजी। इनकी वेबसाइट का एड्रेस है www.currymasters.com.au। Every Sunday, listen to the Hindi Show, 98.5 FM, Radio 2000. हर रविवार सुनिए दर्पण हिंदी कार्यक्रम 98.5 FM पर सुबह 9 से 11 बजे तक। श्रोताओं, आप फिर से बोल देते हैं कि आप हमें मैसेज लिखिए या हमें फ़ोन भी कर सकते हैं। अगर आपका सुझाव, आपका कटाक्ष जो भी है इस काबिल होता है तो हम एक पुरस्कार देने वाले हैं। विवेकानंद जी की पोर्ट्रेट, वो छोटी सी पोर्ट्रेट है, बट होप यू विल लाइक इट। अगर विवेकानंद जी को आप पसंद करते हैं और हम आपको फिर रेडियो स्टेशन पे भी बुलाएंगे। कुछ श्रोताओं कुछ और भी हमारे पास मैसेज आए हैं। तो राजीव निगम जी ने भेजा है कि आई थिंक वंस वी लैंड अप इन एनी कंट्री वी हैव टू फॉलो द रूल एंड रेगुलेशन ऑफ दैट कंट्री। इवन व्हेन वी गो टू एनी कंट्री ऑन विजिटर वीजा एज टूरिस्ट वी हैव टू फॉलो ऑल द रूल रेगुलेशन ऑफ व्हाट इज गिवन ऑन आवर ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट वेबसाइट स्मार्ट ट्रैवलर। सही बात बोल रहे हैं आप कि यू कांट हैव कि बिकॉज ह्यूमन राइट है। ह्यूमन राइट की डेफिनेशन क्या है? religious right, spirituality right, it cannot be oversee the right of that country। बहुत सिंपल सी बात है। योगी मिश्रा जी बोलते हैं, नंदिनी जी द माइंड ऑफ ग्रेटा थंबरबर्ग। ओह माय गॉड, अभी ये तो भाई बात आगे बढ़ती चली जा रही है। नंदिनी जी, आपका तो फैन क्लब तैयार हो रहा है। सलजा जी लिखती हैं कि माइग्रेशन इज ए कॉम्प्लेक्स इशू both of immigrants and for immigrants. It is not only emotional but a human right issue. Any government should treat it with the sensitivity, though not without rigorous investigation to prove the genuine and authentic asylum seeker. The expectation should strictly be for assimilation within द होस्ट कमिटी। तो ये थे फर्दर विचार। इसमें फिर से एक बात वही आ जाती है कि कभी कभी लेक्चरिंग करना श्रोताओं आसान होता है कि ऐसे करना चाहिए, लेकिन जब आप पे पड़ती है तब मालूम होता है कि क्या है क्या नहीं है। कुछ ऐसे समुदाय हैं जो शांति में नहीं रह सकते, उनको लड़ना है। अब उनको कौन लाना चाहेगा अपने कंट्री में? एक मैं बात कह रहा हूँ, लिखिए अपने बारे में, मुझे बताइए कि कहाँ पे गलत है। राजीव निगम जी फिर से बोलते हैं कि आई थिंक वंस वी लैंड अप इन एनी कंट्री एज ए माइग्रेंट और रेफ्यूजी स्टेटस वी हैव टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ दैट कंट्री इंक्लूडिंग रिस्पेक्ट फॉर देयर कंट्री फ्लैग एंड पीपल। इवन व्हेन वी गो टू एनी कंट्री ऑन विजिटर वीजा, स्टडी और जॉब वीजा, as far as as tourists we have to follow all the rules, regulation, and what is given or what Australian government website Smart Traveller regarding the human right issue, it can be followed to some extent within framework of the rules and the regulation of the country. Thanks राजीव जी। तो क्यों ना हम अपनी वार्ता को बढ़ाएं और मेरा से आप मैंने हमें वो सुनाइए जो आपने औरों को सुनाया था, जिसके ऊपर आपको अवार्ड मिला था। मेरी कविता का शीर्षक है बुजुर्गों का मान। बुजुर्ग हमारे जीवन के छाया, अनुभव से भरी उनकी काया,
दादी नानी की प्यारी बातें सुनते सुनते कटती रातें। दादू की चरी उस पर धीमी चाल, पर उनके पास है असीम ज्ञान की ढाल। कहानी किस्से और संस्कृति के बातें चर्चा करते बीत जाती हैं कितने ही रातें। उनकी दुआओं में असर बड़ा, हर मुश्किल में देते सबक करा। जिनके कारण हम आज खड़े हैं वो आशीर्वाद की तरह सदा जुड़े हैं। बचपन की वो कहानियां सुनाने वाले, हर दर्द पे प्यार से मरहम लगाने वाले, जिनके बातों में छिपा होता ज्ञान, उनके बिना अधूरा है परिवार का मान। छोटे छोटे संस्कार जो हमें सिखाते हैं, हर रिश्ता जोड़ना हमें बताते हैं। उनके हर सीख में छिपी गहराई है और हर कदम पर चलने की सच्ची रहनुमाई है। शब्द भले तोड़ा है उनके पास, पर उनके हर बात में होता है उल्लास। हमारे दिल में हर पर जाती है ये आस, चलते रहे ये सिलसिला है जब तक गत में श्वास। घर का कोई कोना हो या पूजे का स्थान, उनकी उपस्थिति से होता है कल्याण। मंदिर की घंटी समझ दूरंग का स्वर, चहक उठता है कहे हो से सारा घर। उनका होना है सौभाग्य हमारा, हम मुश्किल में बनते हैं सहारा। उनके बिना सूना हर आंगन लगे, उनके संग रिश्ता पावन लगे। तो चलो करें हम आज प्रण, बुजुर्गों का रखे हम हर पल स्मरण। हर पल महसूस हो उन्हें ये बात कि वो है हमारे जीवन में सबसे खास। धन्यवाद। क्या बात है, रहे हमेशा स्मरण। क्या आपने हिंदी भी अच्छी हिंदी आपने इस्तेमाल करी है। मैं शायद आपकी माँ को फिर से उसका क्रेडिट देना चाहूँगा कि शुरुआत तो होती है, शुरुआत माँ पहली गुरु होती है। तो अंकल ये बहुत हार्ड होता है हिंदी। यहाँ पर बच्चे सही से बोल भी नहीं पाते हो, यहाँ पर कविता लिख रही है। वेरी टैलेंटेड। और दूसरा है कि जो उसके साथ में फिर से वही बात रहती कि जो आपने अपने माँ बाप के लिए जो संस्कार दिए हैं, आप ही आज बात लिख लेना कि जो आप कर रहे हैं वही वो, जो आप कर रही हैं वही वो आपके लिए करेगी, ना कि जो कह रही हैं। वो देख रही है, वो देखती ज़्यादा है, ऑब्जर्व ज़्यादा करते हैं बच्चे। हाँ जी। कई लोगों का शिकायत होती है कि बच्चे मेरी केयर नहीं करते हैं और ये वो। अरे भाई आपने कितना करा था? अनडाउटेडली बहुत सिंपल इज दैट। अगर हम उन्हें टाइम नहीं दे रहे तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फ्यूचर में वो हमारी केयर करें? एग्जैक्टली। तो ये तो भाई आपने हमारा अभी आपका भी फैन क्लब बनने वाला है लगता है, क्योंकि बहुत मुझे तो बहुत, मैं तो आंख बंद करके आपकी वो सुन रहा था कि जिससे कि मैं उसको एहसास कर सकूं। बहुत लाइक प्यारी सी आवाज है, इट्स वेरी मेलोडियस। सो गुड। तो सोताओ आपको ये कब तक कैसी लगी है? आप हमें लिखिएगा। इसकी एक एक्चुअली रिकॉर्डिंग भी है, वो हम बाद में शेयर करेंगे अपने ग्रुप में। तो आप लिखिएगा और एक हम छोटा सा ब्रेक लेते हैं। चौक पर हमने कलेजा रख दिया, चाकू की नोक पर। मेरा चैन वैन सब उजड़ा, जालिम नजर हटा ले। मेरा चैन वैन सब उजड़ा, जालिम नजर हटा ले। बर्बाद हो रहे हैं जी, बर्बाद हो रहे हैं जी तेरे अपने शहर वाले। मेरा चैन वैन सब उजड़ा, जालिम नजर हटा ले। बर्बाद हो रहे हैं जी तेरे अपने शहर वाले।
कजरा रे तेरे कारे कारे नैना कजरा रे तेरे कारे कारे नैना ओ कजरा रे तेरे कारे कारे नैना कजरा रे तेरे कारे कारे नैना ओ मेरे नैना जुड़वा नैना ओ कजरा रे तेरे कारे कारे नैना सुरमे से लिखे तेरे वादे आँखों की ज़बानी आते हैं हाय मेरे रुमालों पे लगते रे बांध के निशानी जाते हैं ओ तेरी बातों में क़िमाम की खुशबू है ओ तेरा आना भी गर्मियों की लू है ओ तेरी बातों में क़िमाम की खुशबू है ओ तेरा आना भी गर्मियों की लू है आजा टूटे ना अंगड़ाई मेरी अंगड़ाई ना टूटे तू आजा मेरी अंगड़ाई ना टूटे तू आजा कजरा रे तेरे कारे कारे नैना कजरा रे तेरे कारे कारे नैना ओ कजरा रे तेरे कारे कारे नैना कजरा रे तेरे कारे कारे नैना ओ मेरे नैना में छुप के रहना भाई साहब ये करी मास्टर्स और अन्य मसालों में क्या अंतर है? बहन जी, करी मास्टर्स कंप्लीट करी मिक्स है। इसमें अनियन, गार्लिक, जिंजर, टमाटर, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया वे सभी मसाले मिले हुए आते हैं। ये बनाने में बहुत ही आसान और खाने में लाजवाब है। इट्स सो इजी। इनकी वेबसाइट का एड्रेस है www.currymasters.com.au। You can listen to community announcements and sponsorships on our website dapanradio.org.au. आप हमारी सामाजिक सूचनाएं और स्पॉन्सर्स के संदेश हमारे वेबसाइट dapanradio.org.au पर देख सकते हैं। श्रोताओ, ये ऐश्वर्या राय का जो गाना है, आई थिंक मोस्ट पॉपुलर वाला गाना हो सकता है, लेकिन गुलजार जी की बात ही अलग है। वो किसी भी चीज़ को कुछ भी बना सकते हैं। श्रोताओ, हमारी एक दूसरी वार्ता है जो न्यूक्लियर एनर्जी इन ऑस्ट्रेलिया, इसके ऊपर हम बात करेंगे। उसके पहले हम रिमाइंड कराना चाहेंगे आपको कि हमारी पहली चल रही है। आप किसी भी सब्जेक्ट पे, किसी भी हमारा जो विषय है उस पर कुछ भी आप लिखिए। अगर वो हमें सोचने पे मजबूर करता है, हम उनको एक पोर्ट्रेट है विवेकानंद जी की, वो उपहार स्वरूप देंगे। तो नंदिनी, आपकी दूसरी वार्ता को हम सुनते हैं। जी श्वेता, मैं ऐसा टॉपिक लाना चाह रही हूँ जो शायद कुछ लोग हमारी कंट्री में ये जानते नहीं हो। हमारे यहाँ ऑस्ट्रेलिया में जो न्यूक्लियर पावर है वो बिल्कुल बैन है। तो मैं थोड़ा सा इसमें डिस्कशन करना चाहूँगी कि और थोड़ा सा तो कि ये जो एक्चुअली 2025 फेडरल इलेक्शन में ये क्वाइट हॉट टॉपिक रहा है, तो उसके बारे में मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगी। तो जो पीटर डटन और जो कलर्टियन गवर्नमेंट था, जब वो इलेक्शन में लड़ रहे थे, उन्होंने कुछ पॉलिसीज़ आगे रखी थी ये न्यूक्लियर पावर के बारे में। तो ये चाहते थे कि अगर वो जीत जाए तो ऑस्ट्रेलिया में 7 न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनाए जाएंगे। लेकिन अभी ऑस्ट्रेलिया में ये न्यूक्लियर पावर्स और न्यूक्लियर वेपन्स बिल्कुल इलीगल है। तो मैं थोड़े थोड़े करके मैं ये समझाना चाहूँगी कि ये क्यों इलीगल है, किस वजह से बैन हुए गए थे
और जनरल हमारी गवर्नमेंट की जो पॉलिटिकल स्टैंड किया है इस न्यूक्लियर पावर की वजह से। तो ऑस्ट्रेलिया में न्यूक्लियर पावर अलाउड बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे 2 फेडरल लॉ है जो इसको इलीगल बनाते हैं। पहला है ऑस्ट्रेलियन रेडिएशन प्रोटेक्शन एंड न्यूक्लियर सेफ्टी एक्ट 1998। तो उसमें क्या, उस एक्ट के जो मेन पॉइंट्स है वो है, पहला कि जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बनाए गए हैं वो बैन है। जो इनरिचमेंट प्लांट्स, फ्यूल फैब्रिकेशन प्लांट्स और रीप्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ हैं वो भी बैन है। और सिर्फ रिसर्च या मेडिकल यूज़ के लिए ये रिएक्टर्स अलाउड हैं, जैसे सिडनी में एक रिएक्टर है। दूसरा फेडरल लॉ जो न्यूक्लियर पावर को इलीगल बनाता है वो है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एक्ट 1999। तो उस एक्ट के जो फ्यू मेन पॉइंट्स है वो है, पहला कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट वाले न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स बैन किए गए हैं। हर न्यूक्लियर एक्शन के लिए गवर्नमेंट अप्रूवल चाहिए और हेल्थ, सेफ्टी और एनवायरनमेंट कवर होता है इस एक्ट में। इसका मतलब ये है कि इन लॉज के अंदर ये न्यूक्लियर पावर प्लांट बिल्ड करना बिल्कुल इलीगल है। अब जो हमारे स्टेट्स हैं ऑस्ट्रेलिया में उनमें और एक्स्ट्रा बैन्स हैं, और अगर फेडरल लॉज चेंज भी हो जाएं, कुछ स्टेट्स फिर भी न्यूक्लियर पावर को ब्लॉक करेंगे यूसेज में। अब जैसे न्यू साउथ वेल्स में है, यूरेनियम माइनिंग और न्यूक्लियर प्लांट्स बिल्कुल बैंड हैं। क्वींसलैंड में न्यूक्लियर रिएक्टर्स के लिए पब्लिक वोट ज़रूरी है। और साउथ ऑस्ट्रेलिया में न्यूक्लियर वेस्ट स्टोरेज और इनरिचमेंट बैंड है। विक्टोरिया, टास्मेनिया, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया और नॉर्दर्न टेरिटरी में यूरेनियम माइनिंग, इनरिचमेंट और न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। इसका मतलब कि सिर्फ फेडरल लॉज पास करके रिएक्टर्स नहीं बन सकते, स्टेट्स का भी कंसेंट चाहिए, फिर कोर्ट केस लगाना पड़ेगा। फिर जब तीनों ये पहले से अप्रूव हो जाएगा तब ये न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बनने को आएंगे। अब जो कोलिशन गवर्नमेंट था, जब ये फेडरल इलेक्शन हुआ था, उनका प्लान ये था कि हम 7 न्यूक्लियर प्लांट्स अक्रॉस ऑस्ट्रेलिया वो बनाना चाह रहे थे। और ये जो मैंने आप एक्ट्स बताए थे पहले, ये ऑस्ट्रेलियन रेडिएशन प्रोटेक्शन और न्यूक्लियर सेफ्टी एक्ट और ये इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एक्ट, इन दोनों एक्ट्स को ओवरटर्न करना पड़ेगा सबसे पहले ये एक्शन प्लान लाने को। स्टेट बैन्स को लीगली ओवरराइड करना पड़ेगा, मैसिव सेफ्टी रूल्स और रेगुलेशन सिस्टम्स को सेटअप करना होगा, बिलियंस की फंडिंग लगेगी इसमें, और पब्लिक सपोर्ट भी चाहिए कि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, न्यूक्लियर वेपन्स को ऑस्ट्रेलिया में लाना चाहिए या नहीं। और लोग बहुत नर्वस हो रहे हैं, न्यूक्लियर सुन के नर्वस कौन नहीं होएगा पहले तो। अब हमारे जो हिस्ट्री में इतने सारे न्यूक्लियर अटैक्स हुए हैं, ऑब्वियसली लोगों को बहुत कंसर्न्स है कि न्यूक्लियर वेपन्स, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होने चाहिए या नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन का सेक्शन 109 कहता है कि अगर स्टेट लॉ फेडरल लॉ के कॉन्फ्लिक्ट में है तो फेडरल लॉ विन करेगा। ये बहुत बेसिक चीज़ है हमारे लॉ में जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है। अब लेकिन बहुत सारे लीगल चैलेंजेस यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। स्टेट कोर्ट्स जा सकते हैं और प्रोजेक्ट्स ईयर्स डिले हो सकते हैं, तो बहुत मुश्किल है ये प्लान जो कोलिशन गवर्नमेंट चाहती है उसको एक्शन में लाने के लिए। अब मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूँगी कि क्यों ऑस्ट्रेलिया न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को बैन करना चाहते हैं। 3 मेन रीजंस है। पहला तो सेफ्टी, जो ऑब्वियसली पिछले न्यूक्लियर अटैक्स हुए हैं या न्यूक्लियर पावर प्लांट से अटैक्स हुए हैं, जैसे फुकुशिमा में 2011 में एक डिज़ास्टर हुआ था, उसकी वजह से बहुत बड़ी पब्लिक स्केर्ड है। और बहुत सारे सेफ्टी कंसर्न्स भी हैं, जैसे लुकीमिया या फिर रेडिएशन। अगर न्यूक्लियर अटैक हो गया तो और लोग भी हमारे ऊपर अटैक कर सकते हैं उससे, तो बहुत सारे सेफ्टी कंसर्न्स हैं। हाई कॉस्ट भी है, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स या रिएक्टर्स या वेपन्स बनाने के लिए बहुत पैसे, फंडिंग, बिलियंस लग जाते हैं। और बहुत सारे अबंडेंट अल्टरनेटिव्स भी हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया में सन, विंड, कोल, गैस सब कुछ अवेलेबल है, तो लोगों का कहना है कि न्यूक्लियर की ज़रूरी नहीं है, तो कि हमारे पास इतने सारे और फैसिलिटीज़ हैं। तो फेडरल गवर्नमेंट
1998 में और 1999 में लॉज पास करे थे ताकि बिना प्रॉपर प्लानिंग और अप्रूवल के लिए न्यूक्लियर पावर ना हो ऑस्ट्रेलिया में। अब कोलिशन गवर्नमेंट और पीटर डडन का कहना था कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी स्टेबल और रिलायबल कि न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी स्टेबल और रिलायबल बनाएगा, गवर्नमेंट्स के रिन्यूएबल प्लान्स को सस्ता हो जाएगा और फिर इकोनॉमी डिकार्बनाइज करने में हेल्प करेगा और लॉन्ग टर्म एनर्जी स्क्रूटनी में प्रोवाइड करेगा। वो क्लेम करते हैं कि न्यूक्लियर 44% सस्ता होगा और गवर्नमेंट से रिन्यूएबल प्लान से इसकी बेसिकली महंगाई कम कराते जाएंगे अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हों, लेकिन ये बिल्कुल भी रियलिस्टिक नहीं है। क्रिटिक्स का कहना है कि न्यूक्लियर अभी भी सोलर और विंड से ज़्यादा महंगा है, वेस्ट मैनेजमेंट का बड़ा प्रॉब्लम है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने में 20 साल से ज़्यादा भी लग सकते हैं। स्टेट्स और कम्युनिटीज़ लीगल फाइट करेंगी और डिलेज बढ़ेंगे और CSIRO का रिपोर्ट का कहना है कि 2040 तक न्यूक्लियर एक्टिविटी $145 to $238 पर MWH कॉस्ट करेगा और सोलर और विंड फिर भी उस टाइम पर सिर्फ $22 to $78 कॉस्ट करेगा। तो अगर मैं थोड़ा सा समराइज़ कर दूँ, इस लीगल ब्लॉकेज की वजह से फेडरल लॉज बैन कर रहे हैं ये न्यूक्लियर रिएक्टर्स और फ्यूल प्लांट्स बनाने के लिए। इन्वायरमेंटल लॉज के बहुत स्ट्रिक्ट अप्रूवल रिक्वायर करते हैं। स्टेट्स के बैन भी ओवरराइड करने होंगे। यहाँ पर हाई कोर्ट की बैटल्स ऑलमोस्ट सर्टन है कि अगर ये सब टॉपिक्स में आ जाते हैं तो हाई कोर्ट के बैटल्स और कोर्ट चक्कर में सालों लग जाएंगे और लॉज भी चेंज करने पड़ेंगे। पब्लिक ऑपोजिशन और सेफ्टी कंसर्न्स भी रहेंगे। कोलिशन का जो ये सिर्फ पॉलिसी डिसीजन है, ये ह्यूज लीगल और पॉलिटिकल चैलेंज है। तो मैं सबसे पूछना चाहूँगी कि ये जो न्यूक्लियर पावर डिबेट है सिर्फ एनर्जी का है, लॉ, स्टेट्स राइट्स, पब्लिक सेफ्टी, ये सब का ये श्वेता आपका क्या कहना है कि हमें न्यूक्लियर पावर प्लांट्स ऑस्ट्रेलिया में लाने चाहिए? क्या ये इफ़ेक्टिव है? क्या ये पॉलिसीज़ या जो गवर्नमेंट रूल्स या जो ऑस्ट्रेलिया ने बैन लगाए हैं वो ओवरराइड करने चाहिए या नहीं? यतिन जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूँगी। आपके बहुत हॉट कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स रहते हैं। धन्यवाद नंदिनी जी, आपने बड़े विस्तार से कई चीज़ों पे बोला है, लेकिन कुछ चीज़ें जिससे मैं न केवल असहमत हूँ लेकिन वो अभी मैंने लेटेस्ट एक रिसर्च करी थी, इसके बेसिस पे करूँगा कि वो तथ्यात्मक रूप से गलत है। ठीक है, अच्छा, तो पहले तो सेफ्टी पे हम बात कर लेते हैं। आज न्यूक्लियर जो पावर प्लांट्स हैं वो कहाँ नहीं है। ऑस्ट्रेलिया ने अपने आप को बांध के डाल दिया फॉर नथिंग। दूसरा है जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसको भी हमने बंद बक्से में डाल दिया है। जो इसकी कॉस्ट है, जिसको कह रहे हैं कि आपको शायद जान के अचंभा होगा, मुझे तो हुआ था कि जो पावर लाइन होती हैं, जो जैसे सोलर की जो एनर्जी आती है, जो विंड की एनर्जी आती है, उसके लिए जो पावर केबल रहते हैं जो ट्रांसमिशन के लिए होते हैं वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। न्यूक्लियर करंट उस पर जाता है, इट्स वेरी चीप। दूसरा क्या है कि हमें हिपोक्रेसी से बचना चाहिए। एक तरफ आप यूरेनियम को माइन करके दुनिया भर में बेच रहे हो, राइट भाई, पृथ्वी तो एक ही है। आपने कोल यहाँ से निकाला और बेचा। अब आप कहो कि साहब मैं तो कोल का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पृथ्वी तो एक है। आप कहीं और पे हो रहा तो बात तो वही है, यूरेनियम का भी वही है। ठीक है। तीसरा है कि जो नेट जीरो का जो हमें अगर अचीव करना है तो नेट जीरो का आप पावर की बैटरी भी लगा सकते हो, लेकिन आप समझो वेदर आज ऐसा हो रहा है सिडनी में, अब कहाँ से इसकी एनर्जी आएगी अगर हमारा सब कुछ उसके ऊपर हो जाएगा। आपको शायद मालूम होगा कि अभी जो कोल फायर पावर प्लांट थे उनको बंद नहीं कर रहे, अभी उनको रहने दे रहे हैं क्योंकि सोल्यूशन नहीं हो पा रहा है। न्यूक्लियर इज़ द ओनली वायबल सोल्यूशन इन माई ओपिनियन। हम उसके जो भी सेफ्टी वगैरह हैं उसको रख के सामने रखे, हम उस दूसरी ऐसी टेक्नोलॉजी लेके आते हैं जो हमारी रिक्वायरमेंट को मीट करते हैं। ठीक है। अब बात आ जाती है कि
जो लोग अंधे होके कि नहीं नहीं न्यूक्लियर हो, अरे भाई बात करो। एक मैं समझता हूँ कि आज इस दर्पण रेडियो के माध्यम से हम एक डिस्कशन शुरू कर रहे हैं। हम इसमें मैं बहुत ही शॉर्टली मैं कुछ लीडर्स को लेके आने वाला हूँ, जहाँ पे उनसे मैं बात करूँगा कि लेट्स टॉक, कम से कम बात तो करो ना भाई क्या है। जब हम इस सिचुएशन में चले जाते हैं कि नहीं 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 बात ही नहीं करना, हमने ये बंद कर दिया वो बंद कर, अरे भाई ऐसा नहीं होता है। आप अगर ऐसे करोगे तो अनरियलिस्टिक बन जाते हो। अब कॉस्ट ऑफ पावर अगर आप इतना बढ़ाओगे तो जो कॉस्ट ऑफ बिजनेस है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, एवरीथिंग गोज अप। मुझे मालूम है, मैं इस चीज़ को डेली बेसिस पे डील करता हूँ। इलेक्ट्रिसिटी या पावर की जो गैस की कॉस्ट है, आप देखोगे आदमी कहेगा बिजनेस क्या करें, ऐसे कैसे काम चलेगा। तो अगर आप नेट जीरो पे जाते हैं, एक कंट्री है वो पूरा पॉल्यूट करे जा रहा है, कोई उसका वो नहीं, और आप कहते हैं साहब मैं नेट जीरो कैसे करोगे प्रैक्टिकल। आप कॉस्ट ऑफ लिविंग को इतना बढ़ा दोगे तो कैसे होगा, आप बताएं। जब अंकल ने जो पॉइंट्स बोले उसको एड्रेस करने से पहले मैं थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन देना चाहूँगी कि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स एक्चुअली में वर्क कैसे करते हैं। कि ओके तो मैं बहुत सिंपल एक्सप्लेनेशन देना चाहूँगी। आई एम गोइंग टू ट्राई एंड कीप इट सिंपल। बट बेसिकली जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है वो प्लेसेस होते हैं जहाँ पर हम इलेक्ट्रिसिटी को बनाते हैं यूजिंग न्यूक्लियर एनर्जी इंस्टेड ऑफ कोल, गैस या सनलाइट जो नॉर्मल बनते हैं। और वो कैसे काम करता है कि न्यूक्लियर फ्यूल जो होता है, और वो यूजुअली यूरेनियम से बनता है, वो रिएक्टर में यूज़ होता है। उस रिएक्टर के अंदर एटम स्प्लिट होता है और न्यूक्लियर फिशन बनता है, और फिर उस हीट से पानी बॉयल होता है, स्टीम आती है, और वो स्टीम स्पिन्स इनटू अ टर्बाइन जो एक जनरेटर से कनेक्ट होता है, और वो जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी बनती है। इसके की पॉइंट्स है कि न्यूक्लियर पावर फ्यूल बर्न नहीं करता, तो ये जो कार्बन एमिशंस है जैसे कोल या गैस वो प्रोड्यूस नहीं करता, लेकिन वो रेडियो एक्टिव वेस्ट को बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करता है जो बहुत डेंजरस हो सकता है, और बहुत केयरफुल स्टोरेज की ज़रूरत होती है उसको। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जो होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं, बहुत स्ट्रिक्ट सेफ्टी रूल्स के चाहिए होते हैं, तो कि जो इनके एक्सीडेंट्स और साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा सीरियस हो सकते हैं और बहुत ज़्यादा हार्म भी कॉज कर सकते हैं। तो बेसिकली जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए एक बहुत ईजियर वे होता है। तो जैसे अंकल समझा रहे थे कि हमारा जो नेट एमिशंस या ज़ीरो टारगेट है उसको टारगेट करने के लिए लेट्स टॉक अबाउट की डेथ। अल्टीमेटली आज न्यूक्लियर नया तो है नहीं। हम ये देख लेते हैं कि न्यूक्लियर पावर प्लांट से कितनी डेथ हुई है और कार एक्सीडेंट से कितनी डेथ हुई। लेट्स मेक इट सिंपल। आई थिंक कार से मौतें होती हैं बिल्कुल ना। अभी एक दो हफ्ते पहले की बात है कि मदर विद चाइल्ड गॉट हिट एंड कार की पूरी जिम्मेवारी है। न जाने कितने एक्सीडेंट होते हैं। क्या हम कार को रोकेंगे? प्रश्न है, हम पूछने में कोई बुराई नहीं, अभी कंपैरिजन में नहीं जाते, लेकिन एक बात कर रहा हूँ, ठीक है। आप एरोप्लेन में चलते हैं, हम प्रीटी श्योर हर एक ने चला होगा। क्रैश होता है, वो पहले गुस्से जो है ना डराती है वो कि यहाँ से कूदना वहाँ से कूदना, मास्क लगाना, लेकिन क्या हम उसको रोकते हैं? बात करने में कोई बुराई नहीं, ठीक है ना। तो मैं ये चाहता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया में इसके ऊपर डिस्कशन हो कि भाई क्या सेफ्टी है, क्या ना कि उसको भूत बना दें कि बात ही नहीं करनी है। आज टेक्नोलॉजी बहुत बदल चुकी है, बहुत मतलब जो 1940s में थी आज के बहुत बदल चुकी है। उसका सेफ्टी के गियर सब कुछ बदल चुका है। क्यों नहीं हम उसको समझ। आपको मालूम है कि न्यूक्लियर जो रेडिएशन होता है, अभी भी हम रेडिएशन बैठे, हर जगह रेडिएशन है, तो हमारी एक टॉलरेंस लिमिट होती है। अब और रेडिएशन खराब होता है, अरे भाई कितना आप ले रहे हो। बट आई थिंक कि वो डिफरेंस है कि कितना रेडिएशन एक्सपोज हो रहा है। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जो हैं they are is like they produce radioactive waste। चलिए आपके पास में एक चॉइस मैं देता हूँ कि मान लो कुछ इस तरीके से हो जाता है कि ये सारा का सारा पावर हम नहीं कर सकते, बंद करना पड़ेगा। नो मोर लाइट, ये सब नो मोर पावर। आप रहिए अपना जंगल में रहिए। आप रहेंगे? The answer is no।
सिंपल इज दैट। आप कितना भी आर्गूमेंट करोगे। तो मेरा पॉइंट क्या है, बहुत सिंपल सा है श्रोताओं, आप भी इसमें हमारी इस वार्ता में शामिल होइए कि क्या हम बात कर सकते हैं, या हमने भूत बिठा दिया कि नहीं मेरे बाप ने जो उस समय सोचा था और वही सही है और अब उसके ऊपर कुछ नहीं हो सकता। अरे उन्होंने उस समय की जो नॉलेज थी उसके हिसाब से सही डिसीजन लिया। आज की नॉलेज के ऊपर हम बात करते हैं कि भाई कैसे है, क्या होगा, और अगर हमें सही पड़ता है तो लेते हैं। ये मेरा पॉइंट है। आई थिंक दैट्स वाई कि ये जो 2025 फेडरल इलेक्शन हुआ था उस पर बहुत बड़ा की आर्ग्यूमेंट हुआ था, बिकॉज जो पीटर डटन की गवर्नमेंट थी, दे वांटेड टू ब्रिंग बैक न्यूक्लियर पावर टू ऑस्ट्रेलिया, बट आई थिंक कि वही है सबके अपने। आपको मालूम है कि जो फियर मॉन्गरिंग होता है ना, कि बिल्कुल अब जैसे क्या होता है कि श्रोताओं मैं डिस्क्लोज करना चाहता हूँ, मैं लिबरल पार्टी का मेंबर हूँ, लेकिन जब मैं रेडियो प्रोग्राम में होता हूँ तो मैं लिबरल पार्टी या कोई भी पार्टी को बाहर रख के आता हूँ। लेकिन एक मैं बात कहता हूँ कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं एंथनी, तो वो हर बार बोलते हैं कि जो मेडिकेयर का कार्ड है वो बस वो दो काम हो जाता है। आप मुझे बताइए, कुछ सबब को छोड़ दो, आप जहाँ पे भी जाते हो आपको मेडिकेयर का कार्ड और अपना क्रेडिट कार्ड दोनों देने पड़ते हैं। अब ये सच है। तो हमारा एज ए मीडिया पर्सन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि भाई एक सच को बोले, इसमें कोई बुराई नहीं है। भाई जो कई डॉक्टर हैं वो उन्होंने कहा कि भाई हम नॉट वर्क ऑन जस्ट मेडिकेयर कार्ड, इसमें हमें आपको डेबिट कार्ड देना पड़ेगा, जिस माई कॉस्ट, और लोग दे रहे हैं। आप किसी भी जायज़ सबब में, वो शायद 2-4 सबब होंगे जहाँ पे चल रहा है, वरना कोई नहीं चल रहा है। आप किसी इसकी कॉस्ट, अभी मैं कंट्री टाउन में था, $100, तो मेडिकेयर कार्ड प्लस $100, और वो भी लाइन लगी है, वो आपको क्यू में जाना पड़ेगा, आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। अब उसमें क्या बुराई, लेकिन आपको नहीं साहब मेडिकेयर कार्ड, ऐसे नहीं है ना। तो मेरा ये पॉइंट है कि मीडिया के थ्रू हम आपस में बैठ के डिस्कस करें कि भाई आज के डेट में हमारे लिए क्या अच्छा है, कि राधा दिन की नहीं साहब माई वे और हाईवे यू नॉट। अब उस समय अब पॉलिटिकल क्या होता है ना कि पीटर डटन इज समबडी हु कुड नॉट पुट द केस टुगेदर, लेकिन ये देश के लिए ठीक नहीं है। ये मेरा पॉइंट है। तो श्रोताओ आप भी हमें सुझाव भेजिए, और कई सुझाव आए हैं, मैं उसको पढ़ना चाहूँगा, लेकिन क्यों ना एक हमारे एक जयरामन जी का एक ऐड है, वो मैं बजाना चाहता हूँ। श्री ओम की नई रेस्पाइट केयर सेवा आपकी सुविधा के लिए तैयार है। क्या आप छुट्टियों में स्वास्थ्य लाभ हेतु एक ऐसी संस्था की तलाश कर रहे हैं जहां पर भारतीय भाषा, भोजन व संस्कार से आपको या आपके परिजनों की देख-रेख हो सके, जो ऑस्ट्रेलिया के मानकों पर भी उच्च कोटि की हो? हमारी सेवाएं लैलॉर्ड बाग और वॉक्स हिल में उपलब्ध हैं। हमारी सेवाओं में शामिल हैं व्यक्तिगत सेवा, आपके घर ही आपकी सेवा, डे रेस्पाइट केयर, स्वास्थ्य व वेलनेस, सेल्फ फंडेड केयर, डिमेंशिया सपोर्ट। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें 1300 908 681। ये थे हमारे स्पॉन्सर श्री ओम का संदेश। सनम शर्मा के कहीं चला जाए ना, नाना चंदा तू नहीं आना वरना सनम चला जाएगा। आंचल में तू छुप जाने दे, नहीं बाबा नहीं बाबा नहीं नहीं नहीं, जुल्फों में तू खो जाने दे, नहीं बाबा नहीं अभी नहीं नहीं नहीं, प्यार तो नाम है सब्र का हमदम, वो ही भला बोलो
कैसे करें हम सावन की राह जैसे देखे मोर है रहने भी दो जाने भी दो अब छोड़ो ना मुंह मोड़ो ना ये समा कुछ और है आँखों की गुस्ताखियाँ माफ हो आँखों की गुस्ताखियाँ माफ हो टिक टुक तुम्हें देखती है जो बात कहना चाहे जुबान तुमसे ये वो कहती है आँखों की शर्मो हया माफ हो तुम्हें देख के छुपती है उठी आँखें जो बात न कह सकी झुकी आँखें वो कहती है आँखों की गुस्ताखियाँ माफ हो You can listen to community announcements and sponsorships on our website, dapanradio.org.au. आप हमारी सामाजिक सूचनाएं और स्पॉन्सर्स के संदेश हमारे वेबसाइट dapanradio.org.au पर देख सकते हैं। श्रोताओं थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है मैं बोल रहा हूँ हमारे जो गेस्ट हैं उनका नाम है मायरा MYRA लेकिन हमारे श्रोता लोग कह रहे हैं मीरा तो अब ये तो थोड़ा गड़बड़ हो रहा है और हमारे जो एक श्रोता हैं वो उनको पर्सनली जानते भी हैं उन्होंने लिखा है वो शिशुराम जी हैं उनको वो हमारे मेहमान भी रह चुके थे तो वो भी मीरा कह रहे हैं तो मैंने कहा कि ये तो थोड़ा सा गड़बड़ हुआ जा रहा है उनकी माँ भी फिर गुस्सा करेंगे देखो आपने मेरी बेटी का नाम ही बदल दिया तो क्यों ना हम मायरा से ही पूछते हैं कि ये क्या है मायरा है मीरा है क्या है ये हाँ बताओ मायरा ये क्या है आपका नाम मीरा है मायरा है अगर मायरा है तो इसका क्या मतलब है मेरा नाम मायरा है और इसका मीनिंग बिलवड और एडमायरेबल है और एक गॉडेस का नाम भी है ये गॉडेस का नाम भी है तो आपका एक तो ये हो गया कि मीरा नहीं है ये मायरा है MYRA अच्छा करा चलो आपने क्लैरिफाई कर दिया तो सुरेंद्र जी आप भाई आप तो आपको तो मालूम होना चाहिए था लेकिन अब मैं नाम लेके बोल रहा हूँ कि भाई ये करेक्शन करिएगा वरना जो मारा की माँ है ना वो फिर वो बड़ी खतरनाक हो जाएंगी उन्होंने बड़े प्यार से नाम रखा था एक और मैं बात क्लैरिफाई करना चाहता हूँ श्रोताओं जो मेरा और नंदिनी जी का जो विचारों की जो अलग अलग आपको नज़र आ रहा होगा ऐसा नहीं है हमने एक डिस्कशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इस तरीके से रखा कि मैं एक पहलू को पकड़ूंगा और दूसरा वो दूसरा पहलू को पकड़ेगी ठीक है ना तो ये हमारे पर्सनल व्यूज रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं एग्जैक्टली तो जो ग्रेटा से जो कंपैरिजन करा है वो ग्रेटा तो आई डोंट नो वो क्या क्या है लेकिन वो जो है ना मैं ये कहूँगा कि शी इज़ नॉट
Greta. She's far better than Greta. Okay. तो कुछ और नंदिनी जी कुछ और भी आए हैं मैसेज, उनको मैं पढ़ देता हूँ. तो हाँ आप पढ़ो. तो हाँ इंग्लिश में तो पढ़ सकती हैं. सॉरी मैं हिंदी पढ़ना नहीं जानती. मैं हिंदी वाला कुछ है मैं वो पढ़ दूंगा. बिल्कुल. तो हम स्टार्ट करते हैं. तो जो अभी भी तो हमारा जो है ना तो शैलजा जी राजीव जी के यहाँ शुरू करते हैं. राजीव जी लिखते हैं आई थिंक वंस वी लैंड अप इन एनी कंट्री. वो हो गया था सॉरी जीवन. हाँ शैलजा जी ने लिखा, हाँ यहाँ से पढ़ना चाहिए. शैलजा जी लिखती हैं जीवन की प्रथम गुरु माँ होती है. मीरा की माँ, बस शैलजा जी मायरा की माँ के साधुवाद वो दे रही हैं आपको. मायरा की रचनात्मक योग्यता भले ही विरासत में मिली हो, किंतु उनकी साधना अपने संस्कार, पारिवारिक मूल्यों व संस्कृत के प्रति जागरूकता प्रशंसनीय है. मीरा विश्व की किसी भी कोने में रहे भारत का भविष्य है, भारत की पहचान व आशा है. शुभारंभ शुभकामनाएं. ठीक है. हेमलता जी लिखती हैं कि नमस्ते टू दर्पण रेडियो एंड योर टीम. वेरी enjoyable program. All information is very interesting. I am enjoying program. Very beautiful songs. Thank you हेमलता जी. अगर और किसी के recommendations हो, हमने जैसे कहा था ऐश्वर्या राय के बर्थडे आने वाला है तो हम उनके गाने बजा रहे हैं. अगर किसी के song recommendations हो प्लीज़ भेजिए, हम बजाने की कोशिश करेंगे. डीके जी लिखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया ने न्यूक्लियर पावर में उस यूज़ होने वाले एलिमेंट्स का एक्सपोर्ट भी बैन किया है. वो क्वेश्चन है. नहीं ऐसा नहीं. ऑस्ट्रेलिया यूरेनियम को एक्सपोर्ट करता है. बिल्कुल. इट इज़ एक्चुअली वन ऑफ ऑस्ट्रेलियाज बिगेस्ट एक्सपोर्ट्स. चेतन जी लिखते हैं कि आई वुड लव अ सेगमेंट एवरी संडे फॉर एंड फ्रॉम मिलेनियल्स एंड Zoomers, I think उनका मतलब था boomers, covering topics such as tech adoption, internet rise, work styles, collaborative, independent, cultural influence, TikTok and financial outlook, student debt, savings, engagement, more talk. ये actually बहुत interesting concept रहेगा. अंकल हम we can do this in the future कि obviously जो older generation है और new generation को साथ में अगर रखते हैं और जैसे like जो ऐसे social media platforms जो raise हो रहे हैं, tech adoption, दोनों अगर contrasting views हम ला दें तो it could be very interesting. हाँ अच्छा चेतन जी बहुत अच्छे हमें contribution कर रहे हैं. धन्यवाद चेतन जी. हम इसको अगले प्रोग्राम में करेंगे. तो सुशांत जी लेते हैं जितनी सुंदर कविता के शब्द हैं उतनी सुंदर उसकी अभिव्यक्ति. हाँ ये बात, हाँ एक्चुअली ये मैं मिस कर गया था. आपने जिस तरीके से कविता को पढ़ा था वो बहुत ही, इसलिए मैंने आंख बंद करके वो आपको सुना था कि वो भाव लेके आई थी. वो बहुत कभी क्या होता है ना कि लोग अच्छा लिख देते हैं लेकिन वो फिर नहीं जाता है. तो दैट वाज वेरी गुड. ये आरंभ मात्र है. आने वाले समय में मायरा हिंदी के विश्व पटल पर एक नक्षत्र की तरह दमकने वाली हैं. बहुत बहुत शुभकामनाएं. शैजा जी लिखती हैं कि nuclear power is essential for future development and yet it is balanced against its ill effects which are dangerous, so it is good to know Australian government is extremely cautious in its liberal availability. बिल्कुल. Rajiv ji likhte hain, I think we should go for nuclear as Australia is the largest uranium reserve of the world, including India, who gets their uranium from Australia. I think there should be changes in the federal and state acts, rules and regulation because we are going in scientific world where developed countries, including India, have since bark establishment. We should follow all safety regulations as per IAEA, Vienna. Australia have migrant nuclear scientists, engineers. They can play an important role. We should solve all power crisis. All power crisis will be solved. The political people should take all help from US, UK, India, and IAEA. Nitin ji likhte hain ki good informative session on nuclear energy. In my opinion, Australia should build nuclear power plant. The technology has advanced and plants can be built safely. Other positive side is Australia do not have any geopolitical threats. I think कि यहाँ पर geopolitical threat के बारे में बात नहीं हो रही. यहाँ पर just electricity. उनका ये होता है कि जैसे कि मान लो न्यूक्लियर का आप ज़्यादा यूज़ करते हो किसी ने अटैक कर दिया सब. वो शायद कहना चाहते हैं.
प्रदीप जी का कहना है कि I fully endorse Yatin ji's view. Nuclear power is needed of the modern time. Safety issues are technology challenges that can be endorsed by minimizing risks. AI can be a handy tool in this challenge. Having nuclear power plant in Australia deserts can totally operated by AI and robots with no human on site is a possibility in few years. The only serious challenge in my view is how to dispose the waste. That is मैं प्रदीप जी से बिल्कुल अग्री करती हूँ कि यहाँ पर सबसे बड़ा इशू इसकी भी बहुत टेक्नोलॉजी है ऐसा नहीं है न्यूक्लियर वेस्ट के तरीके से नहीं होता उसका बहुत यूज़ भी शुरू हो गया वेस्ट का भी यूज़ शुरू हो गया है और वो डीप उसमें उसको रखा जाता है तो इट्स नॉट ए चैलेंज एनी मोर इट्स वेरी वेरी नोन थिंग हाउ टू सेफली डिस्पोज ऑफ चेतन जी कहते हैं कि Australia is already willing to save other countries' nuclear waste here. What is the problem? We must proceed with nuclear and efficient fossil fuel power station and attract more investments in Australia. That is a very good take. Rajiv ji कहते हैं कि yes, there is a good point. Death in using car, aeroplane and going into space are other thing. We are getting UV radiations from sun causing skin cancer, so we should go past old Stone Age. Otherwise, we should go for scientific world. बहुत extreme point of views होते हैं. Pradeep ji कहते हैं कि my funny argument to an anti-nuclear people is sunlight is nuclear energy. Can we stop consuming it? वो तो सही बात है. हम sun को stop नहीं कर सकते. राजीव जी कहते हैं I think discussion in uni professions like physics, engineers, CSIR, economists, finance and law professions persons apart from politicians. श्रोताओं बहुत अच्छे आपके फीडबैक रहे हैं. समय हमारा धीरे धीरे टिक करते हुए पहुंच रहा है जहाँ पे हमें प्रोग्राम के बारे में करना पड़ता है लेकिन हम कई चीज़ों को अब इसमें कैचअप करना चाहते हैं. एक रुचिका जी मैंने आपको थोड़ा मेंशन करा था कि हमारा थोड़ा डिस्कशन हो रहा था कि हमारे प्रोग्राम के उद्देश्य होते हैं. उसमें एक उद्देश्य है कि जो यहाँ पे यंग most of the people are young family, young mothers like that. आप जिस तरीके से अपने बच्चों को परिवार को बच्चों को संभाला है आप शेयर करिए कि आप कैसे मैं क्वेश्चन भी डाल सकता हूँ कि आपका जॉब और आपका परिवार आपकी फैमिली इन इंडिया फैमिली यहाँ आपके इन लॉज एंड ऑल दोस थिंग उसको कैसे आप बैलेंस करती हो. आप जैसे आप क्वालिफाइड हैं इंडिया से कंपनी सेक्रेटरी है बहुत बड़ा कोर्स होता है बड़ा मुश्किल होता है पास करना तो आप इसको कैसे मैनेज करते हो कैसे आप अपनी उन यंग मदर को एक एडवाइस करेंगे कि कैसे वो अपने बच्चों को परिवार को और करियर को मैनेज करें. देखिए यतिन जी मेरा सीक्रेट टू मैनेजिंग ऑल दिस स्टफ इज लाइक टाइम मैनेजमेंट एंड प्रायोरिटाइजिंग द थिंग्स. Because as you just told all of them that like मैंने qualification achieve किया but after getting married and having kids मेरी priority बच्चे भी थे तो मैंने equally अपना time manage किया. I started working in India as well जब मेरी पहले बिटिया थी तो but I always ensured कि मैं बच्चों को भी उनका time दूँ और अपनी job को अपने career को भी दूँ. तो the main thing is prioritizing the things. जब आप ऑफिस में हैं तो यू शुड बी फुल्ली डेडिकेटेड एंड डिवोटेड टुवर्ड्स योर वर्क. बच्चे अगर आपके छोटे हैं तो मेरा अपना पर्सनल व्यू ये रहा है कि उनके इनिशियल जो बिगनिंग के ईयर्स होते हैं लाइक व्हेन दे आर टिल 2, 3 और 4 आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम बच्चों को देना होता है क्योंकि बच्चों का वो टाइम वापस नहीं आता. वो केयर किसी फॉरेन कंट्री में स्पेशली जहाँ उनके ग्रैंड पेरेंट्स नहीं हैं या और रिलेटिव्स नहीं हैं हमारे उनकी टेक केयर करने के लिए तो वी शुड स्पेंड सम मोर टाइम वी शुड ट्राई टू गिव देम सम मोर टाइम क्योंकि बच्चे एक बार बड़े हो जाते हैं अगर हमारे पास क्वालिफिकेशन है तो हम लोग जॉब कर सकते हैं लाइक आई एम डूइंग फ्रॉम लास्ट फ्यू ईयर्स. बट जब मेरे बच्चे ज़्यादा छोटे थे तो आई इक्वली डिवोटेड टाइम टू देम एज वेल एज टू माई प्रोफेशन. सो जो सीक्रेट है कह लीजिए वो यही है सारे रिलेशंस को मैनेज करने का अपने करियर को टाइम देने का और अपने बच्चों को फैमिली को टाइम देने का कि यू शुड प्रायोरिटाइज द थिंग्स. व्हाट इज़ योर प्रायोरिटी इन योर लाइफ. लाइक कई मैं
मुझे ये कहते हुए अच्छा नहीं लगता, बट प्रायोरिटाइज करती हैं अपने प्रोफेशन को, तो वो बच्चों को उतना टाइम नहीं दे पाती. अब इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन कि अगर उनको लगता है कि उनका प्रोफेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो बच्चों को चाइल्ड केयर में या कहीं रखना, दैट इज़ देयर प्रायोरिटी. बट ये मेरी प्रायोरिटी कभी नहीं रही. मैंने अपना थोड़ा जॉब प्रोफाइल चेंज किया. आई स्टार्टेड वर्किंग पार्ट टाइम, बट आई इक्वली गेव टाइम टू माई किड्स ऑल्सो. क्योंकि बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो उस समय उनसे कुछ एक्सपेक्ट करना कि दे शुड टेक केयर ऑफ अस, या वो हमारी केयर करेंगे या हमें पूछेंगे, दैट यू कैन एक्सपेक्ट ओनली इफ यू हैव गिवन देयर टाइम टू देम, जब उनका टाइम. चलो एक आपसे मैं क्रूअल क्वेश्चन पूछता हूँ. हाँ जी. एक घर, दो घर, बड़ी वाली कार, छोटी वाली कार, ये वो, क्योंकि अगर आप काम नहीं करेंगे तो वहाँ कंप्रोमाइज होगा. आपने उसको कैसे मैनेज करा कि 2 मिलियन का घर होना चाहिए, 4 मिलियन का घर होना चाहिए, प्राइवेट स्कूलिंग, ये सब, वो आप कैसे मैनेज करोगे फिर अगर आप काम नहीं करोगे? नहीं सर, देखिए, कंटेंटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ अकॉर्डिंग टू मी. लाइक इफ यू हैव दैट मच, जितना आपके लिए सफिशिएंट है उस समय. लाइक व्हेन यू कम टू अ न्यू कंट्री, इट टेक्स टाइम टू सेटल देयर, तो it's not necessary. In our case, what happened, I started working at that time and we bought our own house. It was a unit, small unit, but we were very happy because जितना रहने के लिए जगह चाहिए. देखिए, एक बहुत बड़ा घर भी होता है ना, तो हम उसमें रहते एक ही रूम में हैं, सोते एक ही बेड पे हैं, खाना वही खाते हैं, बाकी में ईगो रहता है हमारा. That is my personal opinion. So जितना जरूरी है इनिशियली, क्योंकि देखिए सर, सबकी अपनी प्रायोरिटीज होती हैं. एज आई सेड बिफोर, मेरी प्रायोरिटीज मेरे बच्चे भी रहे हैं शुरू से, और लेकिन मेरा करियर भी इक्वली इंपॉर्टेंट रहा है. तो जैसा मैंने अभी कहा कि मैंने पार्ट टाइम जॉब किया जिससे कि मैं बच्चों को भी उनका टाइम दे पाऊँ और फैमिली को भी और अपने करियर को भी. और जैसे जैसे बच्चे थोड़ा बड़ा होना शुरू होते हैं वैसे वैसे हम वी कैन डिवोट मोर टाइम टू आवर करियर एंड फ्लरिश, या एंड डेवलप कर सकते हैं. व्हाट अबाउट कि वो पड़ोसी को दिखाना है और नहीं सर, दिखाने का दिखावा और वो उसका क्या होगा फिर? नहीं सर, वही तो मैं सर कह रही हूँ ना, सबकी लाइफ का अपना अपना लाइक क्राइटेरिया होता है सक्सेस का, और अपने मेजर्स होते हैं, अपना लाइफस्टाइल होता है, अपना वे ऑफ लिविंग होता है. मेरा कभी भी शो ऑफ नहीं रहा. आई शुड बी लाइक, शुरू से मुझे था कि हमारा अपना घर होना चाहिए, चाहे छोटा हो. यहाँ पे भी हम यहाँ आए 11 years पहले. आफ्टर 1 year वी बॉट आवर ओन हाउस, इवन दो इट वाज अ स्मॉल यूनिट, बट हमारा अपना था, हम अपने घर में रहते थे, रह रहे हैं अभी तक. और आफ्टर दैट माई सेकेंड प्रायोरिटी वॉज माई किड्स. दे वर एंड दे विल बी ऑलवेज. और जैसे थोड़े से बच्चे बड़े हुए, नाउ प्रोफेशन. सो दिस इज द थिंग, लाइक यू शुड प्रायोरिटाइज. आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. आप आप आए, बहुत अच्छा लगा. आपका भी फैन क्लब बन जाएगा, मुझे ऐसे लग रहा है. श्रोताओ, आज आपने हमें समय दिया, जो कंट्रीब्यूट करा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. हम जो जीतने वाले हैं उनको मैं संपर्क करता हूं और उनको फिर मैं रेडियो स्टेशन पे बुलाने की कोशिश भी करता हूं. और नंदिनी, आप कुछ कहना चाहते हो? आपको भी अब सोचना पड़ेगा भाई, नंदिनी फॉर कैनबरा है. बिल्कुल, अगर सबका सपोर्ट होगा then I'll definitely try my best. This is called political. Political. Oh my God. All right. तो let's close it and लेकिन प्रोग्राम पे बने रहिए. हमारा मराठी भाषा का प्रोग्राम आने वाला है. You have been listening to The Hindi Show. Join us next Sunday to contribute and provide feedback on anything you heard today. Contact us on feedback@dapanradio.org.au. आप सुन रहे थे हिंदी कार्यक्रम. हमें हर रविवार सुनिए सुबह 9 बजे से. अपने विचार भेजिए आज के कार्यक्रम के बारे में. ईमेल कीजिए feedback@dapanradio.org.au.